उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खड़ पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में। अरे सर 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 सर, अरे रुकिए सर, ऐसा गाना मत गाइए सर, एस्टर के अंदाज में गाइए सर। आइए ना एस्टर का नेमिंग करते हैं ना सर। आइए नयन जी, साथ में गाते हैं, धुन सेम रहेगा पर लिरिक्स अलग कर देंगे। चलिए। हो मिथाइल मिथानोएट इथाइल इथानोएट, प्रोपाइल प्रोपानोएट ब्यूटाइल ब्यूटानोएट, मिथाइल इथानोएट इथाइल मिथानोएट, प्रोपाइल इथानोएट ब्यूटाइल प्रोपानोएट। तो आजा कर हमने मिंग एस्टर की एक जिंदड़ी। तो कैसा लगा बच्चों आज की शुरुआत? जोरदार तालियां नयन के लिए भी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की पीवाईक्यू क्लास। बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं, नोटबुक ओपन करके रखना। इस बार हम आपके लिए पीडीएफ डलवा देंगे तो टेंशन मत लेना। क्वेश्चंस चाहे पूरा पूरा ना लिखो पर सॉल्यूशन जरूर लिखना। और एक खतरनाक शुरुआत हमारी हो चुकी है। चलिए अब हम सबसे पहले आप सभी लोगों को 2022 टर्म 1 का क्वेश्चन दिखाते हैं, जहां पर यह पूछा गया कि कार्बन के दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कौन कौन से हैं सब लोग बोलिए? एक डायमंड और एक ग्राफाइट। ऐसा देखा गया है कि दोनों ही कार्बन से बने हैं, तो दोनों में सेम एटम है, सेम एलिमेंट है। कौन सा? कार्बन। तो जब एटम ही नहीं चेंज हो रहा जिससे ये दोनों एलोट्रोप्स बने हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी? केमिकल, है ना, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो तब चेंज होगा ना जब एटम ही बदल जाएगा, जब एटॉमिक नंबर ही बदल जाएगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स ही बदल जाएंगे। वो तो यहां पर नहीं चेंज हो रहा। तो फिर वो क्या रीजन है कि यहां पर ग्राफाइट और डायमंड का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है? बताइए, कौन बता सकता है? माइक में बताना, माइक आपके पास आएगा। बोलिए, बिना माइक के बोलिए जब तक माइक आपके पास आता है। क्योंकि उनका केमिकल स्ट्रक्चर अलग है। केमिकल स्ट्रक्चर नहीं, बस स्ट्रक्चर बोलना है, फिजिकल स्ट्रक्चर बोलना है। वेरी गुड। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अरेंजमेंट डिफरेंट है कार्बन एटम्स का। किसमें? ग्राफाइट में और डायमंड में। यही रीजन है कि उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है? बोलिए, फिजिकल। अच्छा, अब मैं आप में से किसी एक को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं जो ग्राफाइट वर्सेस डायमंड का एक खूबसूरत टेबल आकर कंप्लीट करेंगे। कौन आना चाहेगा? चलिए यशस आ जाइए जल्दी से। तो यहां पर यशस हमारे पास आए हैं। जब तक यशस आ रहे हैं आप सभी लोग अपने नोटबुक में ये टेबल जरूर बना लीजिएगा। प्रॉपर्टीज मैंने लिखी दी है, ठीक है। अब आपको बस बताना है कि डायमंड के केस में क्या और ग्राफाइट के केस में क्या, ठीक है। सब लोग नोट करना, जिन्होंने नोट नहीं किया है जल्दी से नोट करना है। चलो यशस, सबसे पहले मुझे बताओ कि डायमंड और ग्राफाइट में 2D स्ट्रक्चर किसका होता है? वेरी गुड। तो बिल्कुल सही कहा, यहां पर ग्राफाइट का 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। वेरी गुड, सही कहा इसने। ओके जी, आप लोग नोटबुक में लिखते रहो। हाँ, अब आप बताओ यशस, और जो हमें देख रहे हैं भाई, वीडियो देखने से नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखिए ना अपने नोटबुक में, लिखिए ना जी। हाँ चलिए बताइए, डायमंड का कैसा स्ट्रक्चर होगा यशस? हाँ, 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। वेरी गुड, एक तो हो गया। मुझे स्ट्रक्चर के बारे में बताइए यशस, स्ट्रक्चर कैसा होता है डायमंड का? रिजिड और कॉम्पैक्ट। ठीक है, बट बेटर रहेगा अगर हम एक शब्द और यूज करें जो कि क्या है? टेट्राहेड्रल। तो हम कह सकते हैं टेट्राहेड्रल रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं बस टेट्राहेड्रल रिजिड लिख रहा हूं। और ग्राफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होगा यशस? बोलिए। लेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना। तो हम लेयर्ड स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। और इन लेयर्ड स्ट्रक्चर्स पर जो कार्बन एटम्स है उनका किस तरह का अरेंजमेंट होता है? हेक्सागोनल एरे लाइक, हेक्सागोनल रिंग लाइक अरेंजमेंट होता है ना। तो हेक्सागोनल एरे लाइक स्ट्रक्चर यहां पर होता है। और लेयर्ड स्ट्रक्चर भी लिख देता हूं, हेक्सागोनल एरे लाइक लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ यशस, यहां पर फिजिकल स्टेट चाहे डायमंड हो, चाहे ग्राफाइट हो, चाहे फुलरीन हो, हमेशा क्या होने वाला है? सॉलिड। बिल्कुल सही। तो डायमंड में भी सॉलिड लिख सकते हैं और ग्राफाइट में भी सॉलिड लिख सकते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सभी लोग अपने नोटबुक में ये चीज जब नोट करेंगे ना, तो क्या बना लेना है? स्टार बना लेना है। नंबर ऑफ कार्बन्स कनेक्टेड टू ईच कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यशस आपने, हमारी जनता जो
यहाँ पर बैठी है वो बताएगी, और यूट्यूब की जनता पॉज करो वीडियो को, कमेंट में डालो कि डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है और ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, अब बताओ यशस, अगर हम डायमंड की बात करें तो एक कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 4 कार्बन से। तो क्या यहाँ पर कार्बन का कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री बचेगा? नहीं बचेगा, है ना। अच्छा, ग्राफाइट में एक कार्बन आइटम कितने कार्बन आइटम से कनेक्टेड है? 3। तो मायशा कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का बचा रह गया? 1, जिसकी वजह से वो विद्युत क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आयुष, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता नहीं है। लेकिन आयुष पार्ट 2, डायमंड एंड ग्राफाइट दोनों ही कुछ हद तक किसको कंडक्ट कर सकते हैं? हीट, है ना। रेवा, अगला क्वेश्चन आपसे। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट अभी हमने डिस्कस किया, तुक्का लगे रेवा जी ऊंची आवाज में कि बिना माइक की भी आवाज आए, क्या डायमंड एंड ग्राफाइट दोनों ही हीट को कंडक्ट करते हैं? वेरी गुड, देखिए बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, तो दोनों में मैं टिक लगा देता हूं, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, यशस बाबू तक वापस जाते हैं। यशस जी बताइए, इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट नहीं करता? डायमंड। तो डायमंड कैन बी कॉल्ड एज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और अगर ग्राफाइट की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आप में से कोई एक एप्लीकेशन बताओ ग्राफाइट का, बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हैंड रेस कीजिए, बोलिए विशाल बाबू। इलेक्ट्रोड मटेरियल, अनोड कैथोड ग्राफाइट से बनता है, इसीलिए भी नहीं सिर्फ कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसीलिए भी क्योंकि वो चीप है, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है, उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। चलिए, हार्ड एंड सॉफ्ट में मुझे यशस बाबू बताइए कि डायमंड हार्ड है कि सॉफ्ट है? हार्ड है। क्या ये वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है? है ना, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस लिख सकता हूं। अच्छा, अगर हम ग्राफाइट की बात करें तो काफी लोग लिख देते हैं सॉफ्ट। ठीक है, कुछ हद तक सही है, पर बेटर होगा अगर आप लिखिए लेस हार्ड देन डायमंड। अच्छा, अगर मैं बात करूं यशस ग्राफाइट की, तो मैं 2 शब्द और यूज कर सकता हूं व्हेन आई टॉक अबाउट हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस वाली प्रॉपर्टी। वो क्या है? एस से चालू होता है, बोलो। स्मूथ, है ना। और एक शब्द है, बोलिए क्या? फिसलना। फिसलने का इंग्लिश क्या है? स्लिप करना, तो स्लिपरी, है ना। स्मूथ, स्लिपरी एंड कंपैरेटिवली हम लिख सकते हैं लेस हार्ड देन डायमंड। ठीक है, स्मूथ, स्लिपरी एंड कंपैरेटिवली लेस हार्ड देन डायमंड। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। यशस बस इतना बता दो कि डायमंड एंड ग्राफाइट में से ज्यादा डेंस कौन सा है? डायमंड। तो इसकी डेंसिटी हम क्या वेरी हाई लिख सकते हैं? हाँ। अच्छा, ग्राफाइट में काफी बच्चे लिख देते हैं लेस डेंस। ठीक है, कई टीचर्स मार्क्स काट देंगे, आपको लिखना है कंपैरेटिवली लेस डेंसर देन डायमंड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं लेस डेंस लिख देता हूं, कंपैरेटिवली लेस डेंस या लेस डेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशस जी, लश्चर के बारे में बताइए कि डायमंड बहुत ही ज्यादा क्या है? लश्चरस है, शाइनी है। तो वेरी मच लश्चरस, वेरी हाईली लश्चरस। अच्छा, अगर ग्राफाइट की बात करें तो अगेन कई लोग नॉन लश्चरस लिख देते हैं, बट मैं बोलूंगा नयन की बेटर होगा क्या लिखना? लेस लश्चरस, कंपैरेटिवली लेस लश्चरस, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे लेस लश्चरस। वेरी गुड, कंपैरेटिवली लेस लश्चरस लिखेंगे तो सही रहेगा। चलिए यशस बाबू, आपके पास बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी आपको बताना है। ट्रांसपेरेंसी डायमंड का आप बताओगे और ग्राफाइट का बताएंगी हमारी नंदिनी जी। हाँ, तो डायमंड का ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होता है। जो बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, लिख लेना हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, वेरी गुड। अगर हम बात करें ग्राफाइट के नंदिनी, तो क्या ये ट्रांसपेरेंट है? तो क्या लिख सकते हैं? ओपेक लिख सकते हैं। वेरी गुड, तो यहां पर लिख दिया ओपेक। अच्छा, नंदिनी, जो चीज ओपेक होगा वो लाइट को अपने थ्रू पास करने देने वाला, जोर से बोलो, नहीं है। वेरी गुड, यशस के लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। बैठ जाओ आप। देखो, यहां पर अब हम एक और चीज करने वाले हैं जिसके लिए कौन आने वाला है। क्वेश्चन पहले मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। क्वेश्चन में ये लिखा है कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। ये तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन जो डिफरेंस है कोवेलेंट वर्सेस आयोनिक का, वो आपको बताना है। चलिए बताइए, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, 2016 में आया। नैन बाबू, आप वहीं से माइक में एक बार बता दो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? Sir, compound formed by sharing of electrons are called covalent compound. वेरी गुड। तो सभी लोग एक बार मुझे डिक्टेट कराओ, आप टीचर मैं स्टूडेंट, बोलिए कंपाउंड्स इन विच देयर इज, कंपाउंड्स इन विच देयर इज, हाँ बोलिए, हाँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कुछ टॉपर्स क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट शब्द है उनको क्या करते हैं, बोलिए अंडरलाइन। तो यहां पर हमें किन शब्दों को अंडरलाइन करना चाहिए? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एडिशनली आप ये भी लिख सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन नॉन मेटल आइटम्स। ठीक है, अब यहां पर आयोनिक कंपाउंड से कोवेलेंट कंपाउंड कैसे डिफरेंट है, कौन बताएगा? कौन आना चाहेगा? शिरीन आ जाइए वहां से माइक लेकर। शिरीन हमारे पास आ चुकी है। शिरीन को आज हमने फीमेल राजपाल यादव बना दिया है, क्या बात है।
अब यहां पर आपको बताना है आयोनिक कंपाउंड वर्सेस कोवेलेंट कंपाउंड। सब लोग जो हमें देख रहे हैं भाई जल्दी से टेबल बना लो, इससे कई सारा क्वेश्चन आया है, सारा पीवाईक्यू है, लिख क्यों नहीं रहे, निकालो ना नोटबुक, तुम लोग भी निकालो। हाँ जी शीरिन, सबसे पहले किस तरह से आयोनिक कंपाउंड बनता है बोलिए। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। हाँ, बिटवीन ना बोल के बेटर होगा अगर आप बोलेंगे फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, तो यहां पर हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। वेरी गुड, एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं, क्या होगा, शेयरिंग। शेयरिंग। और किन के बीच में होगा, किन के बिटवीन होगा, नॉन मेटल एटम्स के बीच में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो आयोनिक कंपाउंड किस तरह के पार्टिकल से बनता है बोलिए। आयन। अच्छा, आयन अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या बोलेंगे, कैटायन, और आयन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो क्या बोलेंगे, एनायन। शिरीन को आपको बताना है मुझे कि क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवेलेंट कंपाउंड के, मॉलिक्यूल्स है ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स से बनते हैं, इसीलिए ही तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते नहीं है। और आयोनिक कंपाउंड आयन से बनते हैं, इसलिए तो वे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मॉल्टन और एक्वस फॉर्म में। बढ़ते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई लिखेंगे। कोई महारथी यहाँ पर बैठा है और हमें यूट्यूब पर देख रहा है जिसको NaCl सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट याद है, यहाँ पर है क्या, कोई बोलो, 801 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वेरी हाई है। कोवेलेंट कंपाउंड का श्रीन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो लिख सकते हैं, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर। मुझे आप पहले वो कंपाउंड बताना जो आमतौर पर बिल्कुल ही नहीं कंडक्ट करता है, ना के बराबर कंडक्ट करता है। सॉलिड। नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड क्या आयोनिक कंपाउंड जो नहीं करता, नहीं करता। हाँ, तो यहां पर मैं क्रॉस लगा देता हूं, लेकिन आप लोग जो टेबल देख रहे हो, लिख रहे हो, उसमें आपको क्या लिखना है, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अगर हम आयोनिक कंपाउंड की बात करें तो क्या ये कंडक्ट करते हैं शिरीन जी, करते हैं। अच्छा, मान लो मैंने एक आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में ले लिया, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताओ, लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, बिकॉज यहां पर फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है। जो आयंस है वो ऑपोजिटली चार्ज्ड है, एक दूसरे की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली बाउंड है बाय इंटर आयोनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन शिरीन जी, अगर मान लो मैं एक आयोनिक कंपाउंड को जो कि इनिशियली सॉलिड में है उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाकर मेल्ट कर देता हूं, और वो आयोनिक कंपाउंड मान लो मेरे पास लिक्विड या मॉल्टन या फ्यूज स्टेट में आ जाता है, तो फिर क्या वो कंडक्ट करेगा, यस सर, फिर वो कंडक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर यस लिख सकते हैं। अच्छा, मुझे आपको बताना है श्रीन आयोनिक कंपाउंड एक और केस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है अदर देन लिक्विड, मॉल्टन एंड फ्यूज स्टेट। कौन सा, गैसियस नहीं, एक्वस फॉर्म होगा। जब हमने आयोनिक कंपाउंड को किस में डिसॉल्व किया बोलिए, वाटर में, है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन अगर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड का है तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, लिक्विड, मॉल्टन एंड फ्यूज स्टेट में भी करेगा, पर सॉलिड स्टेट में करता नहीं है। लास्ट पॉइंट, सोल्यूबिलिटी। आयोनिक कंपाउंड किस तरह के सॉल्वेंट में सोल्यूबल है बोलिए, पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर, है ना। तो ये वाटर में सोल्यूबल है क्योंकि आयोनिक कंपाउंड का नेचर पोलर और वाटर का नेचर पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर कंपाउंड सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब आपको बताना है कि कोवेलेंट कंपाउंड किस तरह के सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, नॉन पोलर या ऑर्गेनिक, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसा आपने कहा केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वेरी गुड, है ना। तो नॉन पोलर वाले कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, और पोलर वाले कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड जो पोलर सॉल्वेंट वाटर में सोल्यूबल है। वेरी गुड, शिरीन के लिए एक बार जोरदार तालियां। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास एक और पीवाईक्यू क्वेश्चन है 2020 का, असर्शन रीजन के फॉर्म में। इसका आंसर कौन देना चाहेगा, ठीक है, नंदिनी खड़े हो जाइए और माइक ले लीजिए। सबसे पहले आपको मुझे बताना है नंदिनी, यहां पर असर्शन में ये लिखा है कि कार्बन अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो कि नियॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है। ये बात सही है, ट्रू की फुलू बोलिए, बिल्कुल ही फुलू स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता नहीं। तो कार्बन सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर, और कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 4। चारों क्या होंगे, कोवेलेंट, या तो चारों सिंगल, दोनों डबल, एक डबल, 2 सिंगल, एक ट्रिपल, एक सिंगल, ठीक है। चलिए, रीजन बताइए मुझे, सही है कि गलत है नंदिनी, पहले पढ़ लेते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की, कार्बन की दूसरे कार्बन एटम के साथ या दूसरे नॉन मेटल के किसी एटम के साथ। ये ट्रू है कि फुलू है बोलिए, ट्रू है। ये बात सही है कि कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 अलग बॉन्ड्स में भी रख सकता है ना, और हो सकता है कि वो दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड हो। वैसे तो
हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, क्या पता हाइड्रोजन से हो, तो कैसा भी रहेगा, बट ओवरऑल बात यह कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। तो बोलिए अब आप बैठ जाओ, कौन मुझे बताएगा एबीसीडी में से क्या सही है? बोलिए भाविक, बिना माइक के। डी की बी? सोच, डी बिल्कुल सही, क्योंकि असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। वेरी गुड। इसका कौन मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकता है? यहां पर ये क्वेश्चन है कि क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 प्लस कटाइन या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 माइनस अनायन बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों? विशाल खड़े होकर जल्दी से मास्क उतार के बताइए। हाँ सर अगर पहले आप ए पार्ट का मुझे आंसर एकदम ब्रीफ में दो, कीवर्ड्स अपन लिखेंगे कि क्यों कार्बन, आपको बताना है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 प्लस कटायन नहीं बना सकता। सर क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही। क्या विशाल सही कह रहे हैं? हाँ कि ना बोलिए। है ना, बिल्कुल सही। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जब आप निकालते हो तो आप इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के प्रोटॉन के अट्रैक्शन से मुक्त कर रहे हो। है ना, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ या शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको उसे न्यूक्लियस के प्रोटॉन के अट्रैक्शन से मुक्त करना है, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपका एक निकल गया, दो निकल गया, तीसरा निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन काफी कम हो जाते हैं और न्यूक्लियस के प्रोटॉन इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। तो आपको हद से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जो कि आमतौर पर कार्बन जैसे छुटके एटम के लिए संभव होता नहीं है। तो बस हम लिख देंगे अभी के लिए, रिक्वायर्स large amount of energy to remove 4 electrons which is not possible। ठीक है, ये तो आपने सही बोला विशाल जी। अब आप मुझे बी पार्ट का आंसर बताओ कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन क्यों नहीं कर सकता? सर अगर कार्बन बहुत पहले तो बहुत छोटा एटम है, तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते। तो क्या मैं लिख सकता हूं विशाल की न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन्स कांट होल्ड ऑन 10 हाँ कांट होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। है ना, कार्बन जैसे छोटे एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स है, ये संभव ही नहीं है कि 6 प्रोटॉन अपने से 4 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। और एक चीज हो गई यहां पर विशाल, जब आप 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उन इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होने लगेगी? रिपल्शन। तो ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर। है ना, तो हम लिख सकते हैं शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। और शेयरिंग करने से विशाल किस तरह का बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर बैठ जाइए। कौन मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेज पर आ सकता है? अच्छा, और बता, आप आ सकते हो जी? कोई नहीं, मैं हेल्प कर दूंगा, आप आ जाओ। ठीक है, अगला निकिता, अगला क्वेश्चन आप। ठीक है, आयुष आ जाओ माइक के साथ। यहां पर आयुष हमें कौन से मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, बस आप इतना बता दो। क्लोरीन का। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयुष मुझे बताओ कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन के एटम है? 2। वेरी गुड। अब आयुष मुझे बताइए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यदि 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM शेल में क्या लिख सकते हो? 7 है ना, 2,8,7। यानी क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में निकिता कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नंदिनी, अगर Cl2 है तो क्लोरीन के कितने एटम है? 2। तो हर्षिता, अगर 2 क्लोरीन एटम है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि लेफ्ट में एक क्लोरीन एटम बनाया और राइट में एक और क्लोरीन एटम बनाया? अब वो चीज सब लोगों को याद है ना कि कैसे पता चले कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए उतारे और कितने ना उतारे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयुष बाबू, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए उतारेगा? 1। कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए नहीं उतारेगा? 6। तो कितने नहीं उतरे? 6। तो कितने लोन पेयर? 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3। ठीक है, हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, डायग्राम हमारे पास 4 है। हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट वाले क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रॉस से बनाए गए हैं और राइट वाले क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट से बनाए गए। तो हम भी कुछ ऐसा ही कर लेंगे। लेफ्ट वाला क्लोरीन अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रॉस से मैं बना रहा हूं, शेयरिंग के लिए उतारेगा। आयुष, कितने नहीं उतारेगा बोलिए? 6। तो कितने लोन पेयर बनेगा? 3 लोन पेयर बनेगा। काम खत्म। सेम टू सेम क्या मैं राइट वाले क्लोरीन के लिए कर सकता हूं? राइट वाले क्लोरीन के लिए कर सकता हूं। तो राइट वाला क्लोरीन भी कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतारेगा? 1। कितना नहीं उतारेगा? 6। तो कितना लोन पेयर? 3। अब यहां पर हमें कौन सा बॉन्ड बनाना है देखिए।
अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए उतरे यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए उतरा है तो बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कहीं अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए उतरे यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए उतरे तो कौन सा बॉन्ड? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कहीं अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए उतरे मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए उतरे तो कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयुष बाबू हमें क्या बनाना है? गोला। लेफ्ट वाले क्लोरीन के गोले में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 7 तो पहले से थे, एक शेयरिंग के माध्यम से राइट वाले क्लोरीन से मिल गया। टोटल लेफ्ट वाले क्लोरीन के गोले में 8 इलेक्ट्रॉन यानी क्या अचीव हो चुका है अथर्व जी? ऑक्टेट हो चुका है। राइट वाले क्लोरीन का बोलिए आयुष कितना बनेगा? 8 है ना। थोड़ा सा इसको खूबसूरत बना देते हैं। देखिए इसमें ये 7 डॉट इस राइट वाले क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और ये वाला क्रॉस लेफ्ट वाले क्लोरीन से यानी एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले क्लोरीन से शेयरिंग के माध्यम से मिल गया। तो अब आप मेरे को बताओ इसमें सही वाला डायग्राम कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब सी हो गया। शाबाश। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए हमारे आयुष बाबू के लिए। शाबाश। अब यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कौन इन प्रॉपर्टीज को मेरे साथ डिस्कस करने के लिए खड़ा होना चाहेगा? ठीक है भाविक जी खड़े हो जाइए। सबसे पहले आप मेरे को यहाँ पर बताओ भाविक कि कार्बन जो है क्या वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है? और क्योंकि ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, क्या कार्बन बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है ना? वर्सेटाइल। तो कौन सी वो 2 प्रॉपर्टीज है कार्बन की जो इसे बहुत वर्सेटाइल बनाता है? सभी लोग जो हमें देख रहे हैं प्लीज ये दोनों प्रॉपर्टी का डेफिनेशन अभी देख कर नोटबुक में लिख लो। भावेश बताइए। भाविक 2 बार हमने आपका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। वेरी गुड। तो क्या आप मुझे बता सकते हो भाविक कि कैटिनेशन का मतलब क्या है? कैटिनेशन का मतलब ये है कि कार्बन का की एटम जो एटम है वो मतलब कि कार्बन के ही एटम के साथ वो कर सकता है, बॉन्ड कर सकता है ना। तो कार्बन का ही एटम जब अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा, डायरेक्ट बॉन्डिंग करेगा, सेल्फ लिंकिंग करेगा, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हर्षिता? कैटिनेशन। बोलिए कैटिनेशन। और इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी से किस तरह का चेन बन सकता है बताइए भाविक? एक तो स्ट्रेट चेन बन सकता है, दूसरा बोलिए ब्रांच चेन बन सकता है और एक साइक्लिक रिंग शेप स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अच्छा, आप में से कोई यहां पर खड़े होकर बता सकता है कि कौन सा ऐसा दूसरा कार्बन के ही ग्रुप का एलिमेंट है जो भी कैटिनेशन शो करता है? कौन सा कैटिनेशन शो करता है? हाँ, सल्फर नहीं, सिलिकॉन है। ठीक है, क्या आप में से कोई बता सकता है कि सिलिकॉन की कैटिनेशन मैक्सिमम कितने एटम तक है? 7 तक है। वेरी गुड। तो ऐसा क्या रीजन है भाविक? आप सोचो और आप लोग भी सोचो और यूट्यूब पर देख रहे लोग भी सोचो कि कार्बन का कैटिनेशन इतना बढ़िया है ना, इतना एक्सटेंसिव, और जो सिलिकॉन है उसका कैटिनेशन 7 ही सिलिकॉन एटम तक रेस्ट्रिक्टेड है। क्या भाविक आपके पास रीजन है? सोचो किसी के पास। यशस एक बार आप बताओ क्या रीजन है कि सिलिकॉन का कैटिनेशन इतना कम, कार्बन का इतना ज्यादा? सिलिकॉन का साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर्ड टू यस, हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन का साइज बड़ा है और कार्बन का साइज क्या है? छोटा। तो अगर हम कैटिनेशन की बात करें कार्बन की, इसीलिए भी हो पाती है यशस क्योंकि कार्बन जो है साइज में कैसा है? छोटा। जितना आपका साइज छोटा होगा उतना ही आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से दूरी मायशा क्या होगा? कम। उतना ही न्यूक्लियस का प्रोटॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली आयुष क्या कर पाएगा? अट्रैक्ट। उतना ही बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा स्टेबल होगा और ज्यादा बॉन्ड्स बन पाएंगे, ज्यादा सेल्फ लिंकिंग हो पाएगी, ज्यादा कैटिनेशन हो पाएगी। सही बात है ना। लेकिन सिलिकॉन का साइज थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी जो की है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब भाविक क्या होता है? 4 और वैलेंसी मतलब वैलेंसी। तो कार्बन की भाविक वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी क्यों होती है? क्योंकि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। और शेयरिंग के लिए भी वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को उतार देगा और टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स भी कितने बनाएगा? 4। तो क्योंकि इतने सारे बॉन्ड्स कार्बन बना सकता है इसीलिए भी उसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। अब समस्या ये है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसका आंसर जो मैंने आपको बताया कि कार्बन क्यों इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, देखिए कितने बार कितने डिफरेंट तरीकों से पूछा गया। एक बार बोर्ड में बोला कि गिव द रीजन बिहाइंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आपको 2 पॉइंट्स लिखने, कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। एक बार ऐसे बोला कि क्यों कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं, यहां पर भी वही 2 आपको लिखना है, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के आया सीबीएसई 2020 में, जिसमें पहला पार्ट तो आप सब कर लेंगे, जिसमें क्या पूछा गया? जिसमें पूछा गया कि कार्बन 14 ग्रुप का एक मेंबर है, पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, उसमें वर्टिकल कॉलम्स को नयन क्या कहते हैं? ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रो को आयुष क्या कहते हैं? पीरियड्स। तो हमारे पास टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स है और उसमें से 14 ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कार्बन है। तो देखो ये वाला मैं आपके लिए टिक करके लाया हूं, ये वाला पार्ट बहुत सारे बच्चे नहीं करके आ पाए।
ये वाला काफी सारे बच्चों ने छोड़ दिया था। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर ये लिखा है कि कार्बन के ही ग्रुप में, कार्बन के ही वर्टिकल कॉलम में सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, टिन भी है, लेड भी है, वो इतना कैटिनेशन काहे नहीं शो करते? तो यशस इसका क्या उत्तर होगा जो आपने थोड़ी देर पहले दिया? उनका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है। एटॉमिक साइज बड़ा है। जैसे जैसे भाविक एटॉमिक साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस के प्रोटॉन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ेगा, अट्रैक्शन घटेगा, बॉन्ड वीक होगा, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, कैटिनेशन ज्यादा नहीं बन पाएगी। ठीक है, वही रीजन देखो बच्चों, एक बार भाविक का हट जाना, थोड़ा सा पीछे हो जाना, हाँ आराम से गिरना नहीं है। ठीक है, तो ये सारे देखिए मैंने पॉइंट्स अच्छे से आपके लिए लिखकर दे दिए, तो वेरी गुड भाविक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमारे पास 7 रैपिड फायर दंगल के क्वेश्चन है, उसके लिए कौन आना चाहेगा? अतर बाबू आप आना चाहेंगे क्या? आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाएगा तो क्या ही दिक्कत है। सारे बच्चों आपको ABCD उड़ाना है, चलिए शुरू करते हैं। पांडुराव यहाँ पर आ चुका है और आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा। आपको मुझे बताना है कि कौन सा इसमें से कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। आप लोग जल्दी से कमेंट में डालो, चैट में डालो, क्या आंसर होना चाहिए, सोचिए। देखिए, अगर आप ऐसा क्वेश्चन फेस करते हैं अथर्व बाबू और आपको नहीं पता आंसर, तो मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक बताता हूं। अगर आप ये फिगर आउट कर लिए हो कि एक कंपोनेंट मेटल है और दूसरा कंपोनेंट नॉन मेटल है, तो आप गेस करो कंपाउंड क्या होगा? आयोनिक की कोवेलेंट? आयोनिक होगा। और अगर आप ये प्रेडिक्ट कर लिए हो कि दोनों ही जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, तो आप क्या गेस कर सकते हो कि कंपाउंड आपका क्या होने वाला है? कोवेलेंट, है ना? ये चीज आपको पता होगी अथर्व। तो चलो फिल इन द ब्लैंक करते हैं। अथर्व मुझे बताओ, अगर एक कंपोनेंट मेटल और दूसरा नॉन मेटल तो कंपाउंड कैसा? आयोनिक। और दोनों ही अगर नॉन मेटल तो कंपाउंड कैसा? कोवेलेंट। लेकिन समस्या है, समस्या ये है कि हर बार आप मेटल नॉन मेटल के जरिए नहीं कर पाओगे। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड है। तो अथर्व बाबू सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बोलो माइक में। NaCl, NaCl में सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो एक कंपाउंड भाविक आयोनिक है कि नॉन आयोनिक? यानी को आयोनिक है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं बी और डी पार्ट की बात करूं तो देखकर हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा, बी और सी में जो कंपाउंड है आप चाहे उनका फॉर्मूला लिख लो और फिर सोचो कि क्या वो आयन से बने हैं। अगर बने हैं तो आप आयोनिक कह सकते हो। जैसे कि देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलना है, CaCO3। इसमें आप मुझे जल्दी से बताओ कटायन क्या है? Ca2+, है ना? और अनायन क्या है? CO3 2-। क्या ये कटायन और अनायन से बना है? हाँ, तो इसका नेचर आयोनिक हो सकता है और है भी। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो जी फॉर्मूला बोलिए, NaOH। NaOH को आयंस में तोड़िए ना, Na+ और OH-। तो क्या ये भी आयंस में टूट गया? हाँ, तो क्या इसे आयोनिक कह सकते हैं? हाँ। कौन सा ऑप्शन छूट गया बोलिए? नैफ्थलीन बॉल्स। तो कोवेलेंट कौन सा होगा? नैफ्थलीन बॉल्स। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, है ना? वेरी गुड। और कोई आना चाहते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए? बोलिए, आ जाइए, आप आ जाइए, फिर आप आना, फिर आप आना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए यहां पर यह है कि HCN यानी कि HCN का केमिकल नेम कौन बता सकता है? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में किस तरह के बॉन्ड है? मैं यशस बाबू की सहायता के लिए हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखिए H मैंने लेफ्ट में रखा, बीच में C रखा और राइट में मैंने नाइट्रोजन रखा। महेश जी, हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी गुड। अच्छा, नाइट्रोजन टोटल कितने बॉन्ड्स बनाता है जो हमने पढ़ा है? 3, है ना? तो देखो नाइट्रोजन 1 बॉन्ड, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड। तो टोटल कार्बन ने ऑटोमेटिकली लेफ्ट में एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, राइट में 3 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए? 4। अब आपको बताने कि किस तरह के बॉन्ड है। अच्छा, बाय द वे जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया है। SCB मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, DCB मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड, TCB मतलब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक बॉन्ड सिंगल है और दूसरा बॉन्ड ट्रिपल, तो कौन सा आंसर सही होगा? ए होगा, है ना? ट्रिपल कोवेलेंट और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी गुड, ये ने क्वेश्चन कर लिया। अब अगले क्वेश्चन के लिए श्री विदित बाबू हमारे पास आने वाले हैं, तो ये लीजिए, ठीक है? ये लो, इसको इसके ऊपर आप पहना दो। पूरी उथल पुथल मच चुकी है यहाँ पर, वाह जी वाह, मस्त मजा आ रहा है। ठीक है, आइए, पांडुराव भी मजा ले रहा है। पांडुराव की अगर आप बेल्ट खोलेंगे तो इसका पूरा बनियान उतर सकता है, और सिर्फ बनियान ये पहनता है इसके घर में, पैंट चड्डी कुछ नहीं है। चलिए, अब आपको बताना है कि कौन सा कैटिनेशन प्रॉपर्टी का रिजल्ट है। ठीक है, देखो कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन सेल्फ लिंकिंग डायरेक्ट बॉन्डिंग करता है और इसकी 3 तरह की चेन्स बनती है ना? चलो मुझे बताओ विदित जी, क्या फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम कैटिनेशन की वजह से हो सकता है? तो ये वाला टुरु होगा कि फुल? बोलिए, टुरु। अगला, क्या कार्बन लॉन्ग ब्रांच चेन्स बना सकता है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा? टुरु। क्या कार्बन रिंग शेप साइक्लिक क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है? हाँ, क्या हो जाएगा? टुरु। सारा ट्रू है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ दी। अब अगला क्वेश्चन भी आपके साथ है।
अब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की? हाँ, तो क्या लिख सकते हैं? ट्रू। क्या सिलिकॉन कार्बन से ज्यादा कैटिनेशन लार्ज साइज की वजह से दिखाएगा? नहीं। क्या हो जाएगा? फ्लू। विशाल बाबू अगला पार्ट आपके लिए, तो इधर देखिए ना विशाल जी, वहीं से चिल्ला देना। क्या कैटिनेशन एक मेजर रीजन है कार्बन के वर्सेटाइल नेचर का? दूसरा कौन सा रीजन है? टेट्रावैलेंसी। वेरी गुड। चलिए विद्युत बाबू आपके पास वापस आते हैं। क्या कार्बन लेस कैटिनेशन सिलिकॉन से शो करता है उसके छोटे साइज की वजह से? फॉल्स। कार्बन तो सिलिकॉन से कैसा कैटिनेशन शो करता है? ज्यादा। अच्छा, यहां पर मुझे बताइए शिरीन जी, अगर क्वेश्चन में पूछता करेक्ट, तो करेक्ट तो होता 1 और 3, और सही उत्तर किस पे ताला लगाते हैं? ए। लेकिन यहां पर करेक्ट नहीं, क्या पूछा है? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा है? दूसरा और चौथा, तो किस पे ताला लगाना है? बी, है ना, बी फॉर भालू। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके साथ है। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा प्रॉपर्टी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है? बोथ ए एंड बी, कैटिनेशन भी और टेट्रावैलेंसी। अगला क्वेश्चन भी आपके साथ है जिसका आंसर हमने गलती से दिखा दिया, तो पीछे कर लेते हैं। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्यों है? सोचिए। यस, कार्बन के पास डायमंड के स्ट्रक्चर में हर कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 4 कोवलेंट बॉन्ड में शामिल है, तो इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर सकता नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपके साथ ही है, ये लीजिए भाई आपके लिए क्वेश्चन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एलोट्रोप ऑफ कार्बन ग्लास कटिंग में यूज होता है? डायमंड। चलिए अब हम एक रैपिड फायर खेलने वाले, क्वेश्चन सेम रहेगा, मतलब ऑप्शन सेम रहेगा, मैं क्वेश्चन बदलूंगा। हम ऐसा करते हैं, डायमंड को ऑप्शन ए कर देते हैं, ग्राफाइट को ऑप्शन बी कर देते हैं, और बकमिंस्टर फुलरीन को ऑप्शन सी कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी भी बता सकता हूं, मैं आपको यूज भी बता सकता हूं। आपको डायमंड, ग्राफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन सोच के ए बी सी में उत्तर देना। चलिए शुरू करते हैं। यूट्यूब की जनता आपको भी करना है पार्ट, देखते हैं कितना तेज आप बोल सकते। स्टार्ट। C60 इसका फॉर्मूला है, सी ऐसे बोल रहे हैं, समझ गए? स्पेरिकल फुटबॉल लाइक शेप, सी। सेमीकंडक्टर मटेरियल, सी। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एक एप्लीकेशन बकमिंस्टर फुलरीन का है, नेम्ड आफ्टर यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, सी। ठीक है, कंटेन्स 12 पेंटागन 20 हेक्सागन, सी। यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड मटेरियल, बी। इसका एक सिंगल शीट, दुनिया का सबसे थिनेस्ट शीट ग्राफीन होता है, बी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बी। इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करता है, ए। हीट को दोनों ही कंडक्ट करते हैं। बताओ, हार्डेस्ट और नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ए। डल, ब्लैक, ओपेक, सॉफ्ट, स्मूथ, स्लिपरी, बी। ड्राई लुब्रिकेंट, बी। मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बी। पेंसिल का लेड, बी। ऑर्नामेंट मेकिंग, ए। ग्लास कटिंग, ए। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि अगर मैं बात करूं ड्रॉइंग वायर्स, मेकिंग डाइज फॉर ड्रॉइंग वायर्स, ए। लेजर बीम इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ए। हो गया, धन्यवाद। चलिए कहीं नहीं जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि वो एलोट्रोप जो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, बी। ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। चलो मुझे बताओ, डैश एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राई लुब्रिकेंट, बी, यानी ग्राफाइट। चलिए आपका यहां पर पार्ट खत्म हुआ, वेरी गुड। अब हम लोग, ठीक है, और इन्होंने जो है पहुंचा दिया है माइक को कहां? पांडुराव के पास, जो अभी स्वर्ग में है। ठीक है, कभी भी वापस आ सकता है। चलिए पहला पार्ट बच्चों यहां पर खत्म हो गया है। ठीक है, ये आप लोग माइक के दाढ़ी पे खुजलाते हो बोल के वो निकल गया। चलिए पार्ट 2, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम चर्चा करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स की, और वो कंपाउंड्स की थोड़ी बहुत बात करेंगे जिनके पास कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप थक गए हैं पानी पीजिए और वापस आ जाइए। चलिए जी, अब यहां पर पहला क्वेश्चन है, सबको नोटबुक में ड्रॉ करना है, आप लोग भी अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, किसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है एथीन का। सब लोग नोटबुक में लिखो, आता है तो भी लिखो, प्रैक्टिस करो एथीन का। देखो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथीन कैसे लिखूंगा? आपने हमारा नया अपलोडेड यूट्यूब शॉर्ट तो देख ही लिया होगा। अब उसमें हमने एल्कीन को कवर नहीं किया, एल्केन को कवर नहीं किया, एल्काइन को कवर नहीं किया, पर आपको उसकी भी होमोलोगस सीरीज आनी चाहिए। आपको बस रूट वर्ड्स याद रखना है, मिथ, प्रोप्यूट, पेंटेक्स, हेप्टोक्टोन, एंटेक, डोडेक, बस। ठीक है, एल्केन के लिए सफिक्स क्या लगाओगे? एन। एल्कीन के लिए इन। एल्काइन के लिए आइन। एल्केन का पहला मेंबर क्या होता है? मीथेन। लेकिन मीथेन, लेकिन एल्कीन एंड एल्काइन में मीथेन और मेथाइन होता नहीं है। तो एल्केन की सीरीज मेरे साथ फटाफट कहिए। चलिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंटेकेन, अंडेकेन, डोडेकेन। चलिए एल्केन की सीरीज चालू करते हैं। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टेन, नॉन एंटेकेन, अंडेकेन, डोडेकेन। चलिए एल्केन की सीरीज चालू करते हैं। चलिए
इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, अनडेकाइन, डोडेकाइन। बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया, अगली बार हम इसको और तेज करेंगे, इससे धीरे से मजा नहीं आता। चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए रूट वर्ड क्या है, बोलिए एथ। एथ का मतलब बताइए निकिता जी, कितना कार्बन? 2। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, क्या बोलोगे? CnH2n + 2, यानी जितने कार्बन के एटम है हाइड्रोजन के एटम उसका डबल +2। अगर मैं आपसे बोलूं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, क्या बोलोगे? CnH2n, मतलब जितने कार्बन एटम है हाइड्रोजन उसका डबल। अगर मैं आपसे बोलूं एल्काइन का जनरल फॉर्मूला, क्या बोलोगे? CnH2n - 2, यानी जितने कार्बन एटम है हाइड्रोजन उसका डबल -2। यहां पर तो इन है मतलब एल्कीन है, मतलब कार्बन का ही डबल हाइड्रोजन CnH2n। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितना लगाओगे? 4। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है, बोलिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं आपको ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बना के दिखाता हूं, जिसमें आपको सारे बॉन्ड शो करने होते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कई बार एग्जाम में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी पूछता है। तो देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि कितने कार्बन आइटम है। बोलिए मायशा जी, कितने कार्बन आइटम है? 2 कार्बन आइटम है, 1 2। अगर एल्कीन है तो कार्बनों के बीच में मिनिमम एटलीस्ट मायशा जी कितना डबल बॉन्ड होगा? 1। तो एक हमने यहां पर बॉन्ड क्या कर दिया? डबल। चलिए मायशा जी बताइए, लेफ्ट वाला कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। 4 कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4। यहां पर लेफ्ट वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2। और कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। तो कितना हाइड्रोजन जोड़ोगे? 2। एक ऊपर एक नीचे, चाहे तो आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी आप जोड़ सकते हैं। राइट वाला कार्बन ने भी कितना बॉन्ड बनाए हैं? 2। तो रेवा जी और कितना बॉन्ड बना सकता है? 2। तो कितना हाइड्रोजन जोड़ोगे? 2। एक ऊपर एक नीचे, चाहे तो आप आगे पीछे किसी तरह से भी आप इसको जोड़ सकते हो। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखकर शिरीन जी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं जो यहां पर बनाने के लिए भी बोला है, बोलिए? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले जिधर जिधर जो जो एटम है उधर उधर वो एटम बना देने का। देखिए यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन बना दिया। अब हमें टोटल कितना हाइड्रोजन बनाना है यशश, बोलिए? 4। लेफ्ट वाले कार्बन के 1 ऊपर, राइट लेफ्ट वाले कार्बन के 1 नीचे, राइट वाले कार्बन के 1 ऊपर, राइट वाले कार्बन के 1 नीचे। सबसे पहले क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हम लोग किसके इलेक्ट्रॉन्स को मैदान में उतारते हैं? सबसे पहले मुझे बताइए किसके इलेक्ट्रॉन्स उतारते हैं? हाँ विशाल इसमें बताइए। हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन उतारता है? 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके इलेक्ट्रॉन्स उतारेंगे? हाइड्रोजन के। आइए उतारते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं क्रॉस से बना रहा हूं तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को किससे बनाना पड़ेगा? डॉट। जहां जहां हाइड्रोजन है मैं कितना कितना क्रॉस उतार दूं? 1। वेरी गुड। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो यशस बाबू कि अगर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन उतारा है तो कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन उतारेगा? 1 ही उतारेगा, है ना? जहां पर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन उतारा है वहां पर कार्बन भी कितना इलेक्ट्रॉन उतारेगा? 1, है ना? और हर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा? सिंगल। ठीक है, अब एक बार भाविक को माइक दो। भाविक यहाँ पर कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 4। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट से लिया कि क्रॉस से? डॉट। तो यहां पर 2 बॉन्ड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लेफ्ट वाला कार्बन और 2 राइट वाला कार्बन। ठीक है, अब आप जल्दी से यहां पर बताओ कि सबसे पहले गोला किसका बनाते हैं? हाइड्रोजन का। सराउंडिंग एटम का ही हमेशा सबसे पहले गोला बना लो। तो यहां पर हर एक हाइड्रोजन के गोले में विदित कितने हमें इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे? इसको हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं क्या कहते हैं? डुप्लेट, है ना? आयुष बाबू को माइक दे दो। लेकिन कार्बन आयुष जी हमेशा क्या बनाता है? ऑक्टेट। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और नंदिनी यहां से कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा? 4। तो इस तरह का आपका ऑक्टेट बनने वाला है। ठीक है निकिता, यहां पर जल्दी से देखकर बताइए कि राइट वाले कार्बन का भी क्या बनेगा? ऑक्टेट। और राइट वाले कार्बन के गोले में भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 होगा, 8। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है, इसको हम लेबल कर देते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं जल्दी से बनाओ, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। तो यहां हमारे कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो तीनों हमने बना दिए। हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बना दिया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बना दिया, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप सभी लोगों के लिए ड्रॉ कर दिया है। अंपायर जी आज आप क्या क्वेश्चनों का हिसाब रख रहे हैं? अगर आप नहीं रख रहे तो एक अंदाजा दीजिए तो कितने क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं? कोई गैस कितने हो चुके होंगे? अरे दंगल का ही तो 8 क्वेश्चन था, उसके पहले भी कितना कुछ किया। अभी तुम लोग 8 पे ही हो, बहुत कर लिया है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका उत्तर कौन दे सकता है? बोलिए, दे सकते हो? हाँ बताओ इसका आंसर माइक में। ठीक है,
तो विशाल बाबू हमें आप बताएंगे, ठीक है, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? बहुत अच्छा लगा। कई लोग बोलते सिंगल बॉन्डेड। अरे सिंगल बॉन्डेड क्या? सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बनों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो ये वाली बात आपको इसके डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा। इसका क्या क्या एग्जांपल दे सकता है? ये साथ में गाते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन डेकेन, एंडेकेन, डोडेकेन। अब यहां पर विशाल जल्दी से स्टेज पर आ जाइए बिना कैमरा को तोड़े। यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड यशस बाबू क्या है बिना माइक के? सिंगल। अब हमें हाइड्रोजन बनाने हैं, ठीक है? तो आइए विशाल जल्दी से चालू करते हैं। सब लोग को ये करना है, उसके बाद हम आपको छुटको सा ब्रेक देंगे और आप लोग भी थोड़ा पानी पी लीजिएगा, फिर हम जल्दी से कहानी को शुरू करेंगे। अंत नहीं, ये सिर्फ क्या है? स्टार्टिंग। चलिए विशाल बताइए, इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा? 2। जितने बॉन्ड बना लिए हैं कार्बन ने, देखो, और जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने ही आपको क्या बिठा देने हैं? हाइड्रोजन। देखो इस वाले कार्बन के साथ हमने 2 हाइड्रोजन बिठा दिए। अच्छा विशाल, इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। और कितना बनाएगा? 2। हाइड्रोजन कितना आएंगे? 2। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। कितना हाइड्रोजन आएगा? 2। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। हाइड्रोजन कितना आएगा? 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अब ये वाला बहुत केयरफुली करना है। इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। तो कितना हाइड्रोजन? 1। इस वाले कार्बन को भी केयरफुली करना है। कितना बॉन्ड बनाए? 3। कितना बनाएगा? हाइड्रोजन कितना आएगा? वेरी गुड। इस वाले कार्बन कितना बॉन्ड बनाए? कितना है? वेरी गुड। इस वाले कार्बन है? वेरी गुड। सारा उत्तर देखो सही दे रहा है ना? यही तो चाहिए हमें। इस वाले कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 2। और कितना बनाएगा? 2। हाइड्रोजन कितना आएगा? 2। वेरी गुड। इस वाले कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 2। कितना बनेगा? हाइड्रोजन कितने? हाँ, इस वाले कार्बन ने ठीक है। अब कौन मुझे गिन के बता सकता है कि इसमें टोटल कार्बन कितना है? 11 लिखा ही हुआ है, ठीक है? वाह क्या उत्तर दिया, 11। अब हाइड्रोजन आइए संस्कृत में गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, मतलब C11H20। तो यहीं पर हम अभी क्लोज करते हैं, फिर जल्दी से चालू करने वाले हैं। चलिए विशाल चलते हैं एक और स्ट्रक्चर बनाने, आओ मेरे साथ। विशाल कहीं और ही चल दिया है, ठीक है, हो गया ना सर? चलिए ब्रेक के बाद लौट रहे हैं हम लोग। यहां तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब यहां पर देखिए एक और सिमिलर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का है। किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है? सब लोग कोरस में बोलिए, मीथेन। ठीक है, मैं बना रहा हूं जल्दी से इसका, तो डायरेक्टली आप बना सकते हो, सिंपल है। बीच में कौन सा सेंट्रल एटम आएगा? बोलिए कार्बन। और चारों तरफ 4 क्या होंगे? हाइड्रोजन। सबसे पहले हम मैदान में किसके इलेक्ट्रॉन्स उतारेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल। तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम क्रॉस से बता रहे हैं तो हर हाइड्रोजन एटम कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतारेगा? 1। जहां जहां हाइड्रोजन ने कार्बन के समक्ष, कार्बन के सामने एक क्रॉस उतारा है, वहां वहां हाइड्रोजन कितना डॉट उतारेगा? 1। ठीक है, सबसे पहले विद्युत बाबू आपको जल्दी से बताना है कि गोला किसका पहले बनने वाला है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के गोले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। क्योंकि हाइड्रोजन अपना क्या फुलफिल करता है? ऑक्टेट। लेकिन कार्बन के गोले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? डिस्टर्ब नहीं करना। कार्बन के गोले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। हाँ 8, क्योंकि वो अपना क्या फुलफिल करता है? ऑक्टेट। ऑक्टेट। देखो क्या ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया मीथेन का? ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ पर किस तरह के बॉन्ड्स हैं इस कंपाउंड में? कोवेलेंट। कोवेलेंट बोलना बढ़िया है। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन सिंगल। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन, ठीक है, आपको उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये है कि ये पुअर कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के क्यों होते हैं? गेस कीजिए, पुअर कंडक्टर्स क्यों है शिरीन? कोवेलेंट कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। Lack of free electrons. हाँ, फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड आपने खुद आके बताया था किससे बनता है? Molecules. मॉलिक्यूल से। वेरी गुड। तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स है, या हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर है। अगले पार्ट में ये पूछा है कि इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? गेस कीजिए मायशा, गेस कीजिए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है? क्योंकि सॉलिड को लिक्विड करने के लिए, लिक्विड को गैस करने के लिए, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हीट कम लगेगी कि ज्यादा? कम। क्योंकि बॉन्ड्स कैसे हैं? वीक। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, इसीलिए बॉन्ड्स को तोड़ना क्या है? आसान। इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम।
अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड है मीथेन, इसको जब हम बर्न करेंगे किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या रिएक्शन होगा, बर्निंग रिएक्शन होगा या फिर कंबशन रिएक्शन होगा। जैसे हमने आज सुबह रैपिड रिवीजन में देखा था कि वो किस तरह का रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। अच्छा, आप में से कौन मुझे बता सकता है कि मीथेन का जो बर्निंग रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, उसमें दो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेंगे, बोलिए, उसमें बोलिए। ठीक है, क्या बनेगा शिरीन, जल्दी से बताना। CO2H2 plus CO2 heat और and light. H2O, प्रोवाइडेड ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हो, प्रोवाइडेड कंबशन कंप्लीट हो, है ना। कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर एक्सेस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या प्रोडक्ट गारंटीड हमेशा बनते हैं शिरीन जी, CO2 और H2O. अब इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, Balance. बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो मेथड यूज होगा वो क्या है, श्योर Sure मेथड। method. क्योंकि पांडुराव के घर में रात को क्या हो गई थी, चोरी, उसके फ्रिज से चोर ने खाना चुरा लिया था। तो सबसे पहले चोर के सी से क्या बैलेंस करना है, कार्बन। लेफ्ट में कार्बन का एटम कितना है, One. एक, राइट में भी कितना है, एक, एक। कार्बन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नहीं। उसके बाद किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। लेफ्ट में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, चार, चार। राइट में कितने हैं, दो। दो, राइट में कितना करना पड़ेगा, दो, मतलब चार, तो हमें लगाना पड़ेगा दो। राइट में अब ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर Four. दो, यहाँ पर दो, टोटल हो गए चार। लेफ्ट में भी कितना चाहिए, चार, लेकिन अभी कितना है, दो, दो को किससे मल्टीप्लाई करें, दो, तो दो से पहले क्या लगा दे, टू, ये बैलेंस हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसको आराम से पढ़िए, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िए, रोकिए, खुद से कीजिए, नहीं होता है तो वीडियो को प्ले कीजिए। यहां पर कहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है P, हमें नहीं पता कौन सा कंपाउंड, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि उस कंपाउंड में कितना कार्बन एटम है, 6, और हाइड्रोजन एटम कितना है, 12। 6 कार्बन है और हाइड्रोजन बोलिए कितना है, 12। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन P का फॉर्मूला लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, बताओ P का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, C6 है ना, क्योंकि कार्बन 6 बोला तो C6 लिख दिया, और हाइड्रोजन कितना है, 12, तो C6H12। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक लेजेंडरी आंसर दे कि P जो है वो क्या है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पे तो बाद में चर्चा करेंगे, क्या क्या हो सकता है। देखो यहीं पर आपका नंबर थोड़ा सा कटेगा। हाँ शिरीन, एक बार माइक में बताओ, जल्दी से खड़े होके एक बार, वेरी गुड। देखो C6H12, यहाँ पर कार्बन का डबल हाइड्रोजन है, तो तुम लोगों के माइंड में सिर्फ CnH2n से एल्कीन आया, 6 कार्बन एटम थे तो तुम्हारे माइंड में हेक्सीन आया, और तुम एक छोटी सी बात भूल गए कि CnH2n एल्कीन के अलावा साइक्लोएल्कीन का भी तो होता है। तो यहाँ पर C6H12 किसका भी फॉर्मूला हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर हम हेक्सीन लेते हैं, अगर हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन लेते हैं, है ना, तो फिर तो इसमें कार्बनों के बीच में बॉन्ड क्या है, डबल, है ना, तब ये सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड, बोलिए अनसैचुरेटेड। भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होगा ना हेक्सीन के किसी दो कार्बनों के बीच में, तो ये अनसैचुरेटेड होगा। पर अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो रिंग के 6 कार्बनों के सभी बॉन्ड्स नयन बाबू क्या है, सिंगल। तो साइक्लोहेक्सेन शिरीन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। तो डिपेंड्स कि आप हेक्सीन लिख रहे हो या साइक्लोहेक्सेन। आप अग्री करते हो, अगर ये क्वेश्चन आपका कल ही एग्जाम में आ जाता तो आप सिर्फ हेक्सीन ही सोचते, आप C6H12 से सिर्फ हेक्सीन सोचते, और भव्या हेक्सीन डबल बॉन्डेड है तो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो सब लोग के माइंड में सिर्फ हेक्सीन आता, कई लोग ही, बहुत कम लोग थे जब ये क्वेश्चन आया था, मतलब सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है, तो बहुत कम लोग ही मैंने ऐसे देखे हैं जो साइक्लोहेक्सेन भी सोचते हैं। तो बोलो P सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों हो सकता है, अगर हेक्सीन लेंगे तो अनसैचुरेटेड और साइक्लोहेक्सेन लेंगे तो सैचुरेटेड। तो पहला वाला पार्ट सबको समझ में आ गया, यस और नो, जोरदार यस बोलिए। यस सर। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट का आंसर कौन देगा, खड़े हो जाओ, आप दोगे, चलिए माइक आपके पास आ गया है। यहाँ पर बोला है एक टेस्ट बताओ, ये चेक करने के लिए रुक जाना, पहले समझ लो कि P सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। ये A पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, चलो मुझे बताओ कौन सा टेस्ट हम कर सकते हैं, ब्रोमीन टेस्ट। हाँ मुझे भी यही लगा था, जब मैंने ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा मुझे भी लगा कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट ही करेंगे। जो हमारा हेक्सीन है, जो कि हमारा अनसैचुरेटेड है, वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, और जो साइक्लोहेक्सेन है जो कि सैचुरेटेड है, वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, और कुछ सोचो, तब तक ये हम लिख लेते हैं, आप भी लिख लो ये वाला पॉइंट, है ना। यहां पर हम एक चीज लिख देते हैं कि हेक्सीन लिखा और नीचे हमने लिखा साइक्लोहेक्सेन।
हेक्सेन। बर्न करके देख सकते हाँ, ये आपने लगाया ना दिमाग अब सही सा। ठीक है, रुक जाओ, पहले इतना अपन लिख देते हैं, आप भी माइक को साइड में रख के पहले इतना लिख लो, है ना। चलो मुझे बताओ भव्या, बिना माइक के ऊंची आवाज में, हेक्सेन जो है अनसैचुरेटेड है, तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अच्छा भव्या, ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। और ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो करने का मतलब ब्रोमीन वाटर का क्या ऐड हो जाना अनसैचुरेटेड कंपाउंड में? ब्रोमीन। ये किस तरह का रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। एल्कीन और एल्काइन ही ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, ब्रोमीन को अपने अंदर ऐड करवाते हैं जहां कार्बनों के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, और ब्रोमीन वाटर भव्या क्या हो जाता है? डीकलराइज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमने लिख दिया हेक्सेन के लिए। अब विशाल मुझे बताओ, साइक्लोहेक्सेन में हम क्या लिख सकते हैं? डज नॉट, डज नॉट, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन क्यों नहीं देगा भव्या? आप इसका उत्तर बताओ, साइक्लोहेक्सेन क्यों नहीं ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है? हाँ, क्योंकि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, साइक्लोएल्केन है, इसमें सभी रिंग के कार्बनों के बीच में बॉन्ड क्या है? सिंगल। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो सकता नहीं है, तो डजंट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो यहाँ पर ब्रोमीन वाटर भव्या जो रेडिश ब्राउनिश था वो क्या ही रह जाएगा? रेडिश ब्राउनिश। वो डीकलराइज होने वाला नहीं है, ठीक है, उसका कलर कलरलेस होने वाला नहीं है। ये एक तरीका हुआ। और कोई टेस्ट बताओ थोड़ा दिमाग लगाकर। बर्निंग, बर्निंग कर सकते हैं, है ना। देखो बर्निंग करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की यहाँ पर बात करूं जो कि साइक्लोएल्केन है, साइक्लोहेक्सेन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर हम बर्निंग करते हैं, कंप्लीट कंबशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो फ्लेम का कलर है वो किस तरह का आता है बताइए विशाल? ब्लू, ब्लूइश कलर का फ्लेम आता है। क्या मैं क्लीन ब्लू फ्लेम लिख दूं? है ना, हम लिख सकते हैं क्लीन ब्लू फ्लेम। अच्छा, ऐसा क्यों है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्लीन ब्लू फ्लेम आता है, विदाउट स्मोक आता है, और एक क्लीन फ्यूल्स माने जाते हैं जैसे कि सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन? बोलिए कंप्लीट कंबशन होता है। कंप्लीट कंबशन है जो क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज कम है। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो इनका टेस्ट क्या है? इनको भी हमने कंबशन करा के देखा, इनका भी हमने बर्निंग करा के देखा। यहां पर फ्लेम का कलर कौन बता सकता है? हाँ, आप कह सकते हो स्मोकी फ्लेम, येलो फ्लेम, सूटी फ्लेम, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्मोकी, सूटी, येलोइश फ्लेम। सबको टेस्ट समझ में आ गया? देखो हमने दोनों टेस्ट करके देख लिए, है ना। एक टेस्ट हमने ब्रोमीन वाटर भी आपको बता दिया, और एक हमने बर्निंग या कंबशन रिएक्शन भी करके दिखा दिया। सैचुरेटेड में क्लीन ब्लू फ्लेम और अनसैचुरेटेड में स्मोकी, सूटी, येलोइश फ्लेम। हो गया, क्लियर हो गया। चलते हैं पीछे, देखो बी पार्ट भी हमने कर लिया। और कुछ बताओ बी पार्ट में आप लिखना चाहोगे? जी नहीं। अब यहां पर है नेम द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन बर्निंग कंपाउंड पी इन एक्सेस ऑफ एयर। कोई भी आप ले लो, इसमें से फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप हेक्सेन लो या साइक्लोहेक्सेन लो, है तो दोनों ही शीरीन क्या? हाइड्रोकार्बन। तो दोनों का ही अगर एक्सेस ऑक्सीजन में बर्निंग कंबशन होगा तो प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा कि डिफरेंट? सेम। और कौन सा प्रोडक्ट होगा बोलिए? CO2 और H2O। तो ये तो हमारा बी पार्ट हुआ। सी पार्ट में हमारे जो दो प्रोडक्ट आएंगे वो क्या आएंगे? एक CO2 आएगा और एक H2O। और बर्निंग है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। हो गया। बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक और शानदार ट्रिकी क्वेश्चन स्टार मार्क करके लाया हूं, मतलब ये क्वेश्चन ट्रिकी है। देखिए क्वेश्चन है इस तरह का, आपको एक कार्बन स्केलेटन बना के दिया। स्केलेटन क्यों कहा है? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन बना के दिया नहीं है। इस तरह का कार्बन स्केलेटन बना के दिया और आपको फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इस तरह से आप हाइड्रोजन एटम जोड़िए, या इस तरह से आप बॉन्ड को सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल करिए कि आपका ये कार्बन स्केलेटन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए पार्ट ए में, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए पार्ट बी में। क्वेश्चन समझ में आया? इस चीज को ऐसे मॉडिफाई करना है, बदलाव करना है, ऐड करना है हाइड्रोजन या बॉन्ड, ताकि यही चीज ए पार्ट में सैचुरेटेड बने और यही चीज बी पार्ट में अनसैचुरेटेड बने। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इस कार्बन स्केलेटन को जो यहां पर बना है, पहले मैं ए पार्ट सॉल्व करता हूं। कौन मुझे बताएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करूं कि बॉन्ड ऐड करूं? बॉन्ड तो नहीं ऐड करेंगे, बॉन्ड कर हाइड्रोजन। तो कैसे करेंगे? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए यहां पर ऊपर वाला जो कार्बन है उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? एक। और कितना बनाएगा? 3। हाइड्रोजन कितना जोड़ेंगे? 3। हो गया। चलिए लेफ्ट मोस्ट कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 1। कितना और बॉन्ड बनाएगा? 3। कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 3। हो गया।
एकदम बॉटम मोस्ट कार्बन ने कितना बॉन्ड ऊपर बनाया है? एक। और कितना बनाएगा? 3। कितना हाइड्रोजन जोड़ देंगे? 3। सेंट्रल कार्बन एटम ने कितना बॉन्ड बनाया है? 3। चेक करो, 1 2 3। और कितना बनाएगा? 1। कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 1। तो बस हो गया। तो इस तरह से अगर आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो आपके ए पार्ट में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने का काम सफल होगा। अब कौन लेजेंड आदमी है जो अनसैचुरेटेड बता सकता है? हैंड रेस करो। ठीक है, देखो मैं इस स्केलेटन को फिर से बना लेता हूं। यहां पर एक कार्बन था, यहां पर एक कार्बन था, यहां पर एक कार्बन था, यहां पर एक कार्बन था। बताओ, आ जाओ जल्दी से माइक लेकर, मुझे बताओ विशाल की बी पार्ट में इसको अनसैचुरेटेड कैसे करें? हाइड्रोजन तो नहीं ऐड करेंगे अभी इंस्टेंटली, करेंगे बाद में, रुक जाओ, पहले बॉन्ड्स में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। सर डबल बॉन्ड लगा देंगे कार्बन और कार्बन के। चलिए काउंटर क्वेश्चन, विशाल कह रहे हैं कि ये जो 3 सिंगल बॉन्ड है सर, इसमें से कोई एक बॉन्ड आप डबल कर दो। ट्रिपल क्यों नहीं कर सकते? सर ट्रिपल करेंगे तो फिर वो ट्रिपल भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते ट्रिपल, इसीलिए मैं यहाँ पर स्टार किया हूं, क्योंकि विशाल सोचो तो चार- सोचो, हाँ 5 बॉन्ड हो जाएगा। देखो विशाल, अगर ये वाला बॉन्ड में ट्रिपल कर देता हूं, सिर्फ इसी को ही नहीं, कोई भी एक, ये मान लो इसको मैंने ट्रिपल कर दिया, ऊपर वाले बॉन्ड को ट्रिपल कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? देखो सेंट्रल कार्बन के पास अब कितने बॉन्ड है? 5। 3 4 5। 5 तो नहीं हो सकता, तुम इसको भी 3 नहीं कर सकते, तुम इसको भी 3 नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, क्या? कि इन 3 बॉन्ड्स में से किसी एक को ही क्या कर दो? डबल। कहानी खत्म। ठीक है, 2 भी डबल नहीं हो सकते। तुम्हारा मन करेगा यहां भी डबल कर दो, नहीं भाई, यहां डबल करते भी 2 2 1, टोटल बॉन्ड कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ना 1 ट्रिपल, ना 2 डबल, ना 3 डबल, सिर्फ क्या कर सकते हो? किसी एक को डबल कर सकते हो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? किसी एक बॉन्ड को ही आपको डबल करना है। अब विशाल जल्दी से मुझे हाइड्रोजन बताओ। सबसे पहले मुझे आप बताओ कि इस वाले कार्बन ने अभी कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। और कितना बनाएगा? 2। कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 2। वेरी गुड। इस वाले कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 1। कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। हाइड्रोजन कितना जोड़ेंगे? 3। इस वाले कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 1। 1। कितना बनेगा? 3। और इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन आने वाला नहीं है। अब जाकर हमारा बी पार्ट सॉल्व हो और फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो, आप रुके रहना। देखो एक बहुत ही हॉट सेकंड पार्ट, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में बोला है कि 4 कार्बन स्केलेटन स्ट्रेट चेन एल्कीन का है। मतलब आपको 4 कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे बनाने हैं कि वो क्या लगे? क्या लगे बोलिए? एल्कीन लगे। स्ट्रेट चेन पर एल्कीन बनाना है, कितने कार्बन के साथ? 4 कार्बन के साथ। ठीक है, अब यहां पर बोला है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इनके अलावा और कोई इसका आंसर देना चाहेगा? 4 कार्बनों का स्ट्रेट चेन एल्कीन बनाना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? देखो यहां पर मैं इसी पेज पर पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने वाला हूं। बोलिए पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2। चलो मैं पॉसिबिलिटी 1 तुमको बताता हूं। पॉसिबिलिटी 1 है कि तुम एक काम करो, तुम 4 कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन पर बनाओ और पहले और दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या कर दो? डबल। और बाकी सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे? सिंगल। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में बॉन्ड डबल करना आयुष सेम एज लास्ट और सेकंड लास्ट के बीच में बॉन्ड डबल करना, सेम ही चीज है। एक और पॉसिबिलिटी देखो क्या बीच में लगा। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी क्या होगा कि तुम सेकंड एंड थर्ड, यस, 4 कार्बन तुमने स्ट्रेट पे किए और यहां पर बॉन्ड डबल किया और बाकी सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल। बाकी हाइड्रोजन तो तुम लगा ही लोगे, है ना? बताओ इसमें हाइड्रोजन कितना आएगा? 2 1 बोलो 2 3 3 1 1 3। तो ये 2 केसेस बन गए ना? समझ में आया कैसे करना था? सेम क्वेश्चन मैंने एक बार बहुत पहले 2001 2002 में देखा था, सेम लाइन था, बट यहां पर एल्काइन कर दिया। क्या करोगे? ट्रिपल। बस ट्रिपल कर दोगे, 2 स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे ट्रिपल और एक केस में यहाँ पे ट्रिपल, कहानी खत्म। ठीक है, इनकी नेमिंग कर सकते हो क्या? ये आपका क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा तुम्हारा ब्यूटेन ब्यूटेन भी बोल सकते हो, ब्यूटेन इन। ये क्या होगा? ब्यूटेन 2 ब्यूटेन 2 हो गया। हाइड्रोजन मैंने लगाया नहीं पर तुमको लगाना है। चलिए सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखिए यहां पर और मजेदार कुछ पार्ट्स हैं। बोला है अगर 4 कार्बन का स्केलेटन स्ट्रेट चेन एल्काइन का है, स्ट्रेट चेन एल्काइन का है, तो कितने कार्बन एटम्स ऐसे होंगे जो बॉन्डेड ही नहीं होंगे किसी हाइड्रोजन से? बहुत तगड़ा क्वेश्चन, सीधा कर ही नहीं सकते। पहले इसका इस तरह से 2 पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा, फिर कर सकते हो। देखो कैसे, देखो यहां पर मैं सिर्फ ए पार्ट तुमको लिखकर बता रहा हूं। अब इसमें क्या बोला है? स्ट्रेट चेन एल्काइन। स्ट्रेट चेन क्या बोला है बोलिए? एल्काइन।
तो बनाओ तुम लोग एल्काइन का ऐसा केस जिसमें 4 कार्बन एटम है और स्ट्रेट चेन पर है। अभी हमने एल्कीन का किया, तुम एल्काइन का करो। कैसे करोगे? देखो, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और यहां पर कार्बन 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 कार्बन। अब देखो क्या करेंगे, पहले वाले केस में पहले और दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड ट्रिपल कर देंगे और बाकी सारा क्या कर देंगे, सिंगल। और यहां पर क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में बॉन्ड ट्रिपल कर देंगे और बाकी सारा क्या हो जाएगा, सिंगल। अब देखो, अगर तुम पॉसिबिलिटी नंबर 1 को कंसिडर करो तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है कितने कार्बन एटम्स ऐसे होंगे जो किसी भी हाइड्रोजन से बॉन्डेड नहीं है। मतलब कितने ऐसे कार्बन हैं जिनके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन हम फटाफट लगा लें क्या, बोलो लगा दे। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा, 1। इस कार्बन के पास 0, तो मिल गया, एक कार्बन मिल गया ना भाई। हमें वो कार्बन ढूंढना है जिसके पास कोई हाइड्रोजन है, एक ये मिल गया। और बताओ, इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी हाइड्रोजन होगा, 2, इसके पास 2, इसके पास 3। तो सिर्फ कितना कार्बन है, एक सच कार्बन है, एक सच कार्बन है विच इज नॉट, एक कार्बन मिल गया विच इज नॉट बॉन्डेड टू, बोलिए, नॉट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। वेरी गुड। और यही बच्चे लिखकर आ गए थे, उन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया कि भाई एक और स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है। और इस स्ट्रक्चर में ऐसा एक नहीं दुइठो कार्बन है जिसके पास कोनो हाइड्रोजन नहीं। ये देखिए, इन दोनों के पास ही कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 3, इसके पास 3, इन दोनों के पास 0। तो यहां पर कितने कार्बन लिख सकते हैं, 2 सच कार्बन्स, ठीक है, 2 सच कार्बन्स विच आर नॉट बॉन्डेड, 2 such carbons which are not bonded to hydrogen। क्या तुम लोग अग्री कर, तो ये सेम क्वेश्चन अगर कल ही आ जाता तुम लोग कर तो देते, पर कुछ कुछ एरर होता ही। अग्री करते, इसलिए मैं ये लेकर आया और आप जो देख रहे हैं ना, आपका भी फायदा हो रहा है। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन, टिक कर दूं, आगे बढ़ो। अब देखो बी पार्ट कह रहा है कितने हाइड्रोजन एटम होंगे इस कंपाउंड में। भाई स्ट्रक्चर अगर 2 बना लोगे, हाइड्रोजन तो सेम ही रहेगा, कितना होगा बोलिए, हाँ, यहां पर हो जाएगा C4H6, है ना। दिस इज CnH2n -2, इसको क्या कहते हैं, एल्काइन, ब्यूटाइन। ये भी सेम होगा, C4H9, एल्काइन, सॉरी H6 C4H6, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एल्काइन, ब्यूटाइन, है ना। तो इसका सीधा आंसर यहां पर 1 वर्ड हम क्या लिख सकते हैं, 6, है ना, C4H6 हो गया। बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन, बढ़िया था ना। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म, पार्ट 3। यहां पर होमोलोगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 2 इंपॉर्टेंट चीज होमोलोगस सीरीज में सबको आंसर देना है। बताओ होमोलोगस सीरीज के किन्हीं भी 2 मेंबर्स के बीच में कितने का गैप होता है, CH2, ठीक है, और कितना मास का डिफरेंस होता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट। होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर का जनरल फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, ठीक है। और आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। और नॉमेनक्लेचर करने के लिए 4 पार्ट्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, नेचर भी कह सकते हो, प्राइमरी सफिक्स भी कह सकते हो, लास्ट में सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स। कुछ लोग कहते हैं प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। कुछ लोग कहते हैं प्रीफिक्स, रूट वर्ड, नेचर सफिक्स। जैसे तुमको पढ़ाया गया तुम कर लो। रेडी, इसका क्वेश्चन हॉट्स क्वेश्चन आपके लिए 2023, 2 साल पहले की बात है। देखो क्वेश्चन कितना तगड़ा पूछा गया है। आपको यहां पर 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स दिए हैं, दिख रहा है आपको, A, B और C। इसको पढ़ के आपको यहां पर ABCD में आंसर सिलेक्ट कर रही है। MCQ में आ गया था और बच्चे ने इसको पढ़ के दिमाग खराब हो गया। इसलिए मैं कहता हूं ट्राई करो पेपर को रिवर्स करने का, कोई खराब आइडिया नहीं दे रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहता हूं तुम सबके बस फॉर्मूला लिख के बैठो। सबसे पहले मुझे बताओ इसमें कार्बन कितने हैं, 6, ठीक है। सभी कार्बनों के बीच में बॉन्ड सिंगल है, तो ये साइक्लोएल्केन है। इसका जनरल फॉर्मूला एल्कीन से मैच होगा, CnH2n होगा। कार्बन का डबल क्या होगा, हाइड्रोजन। तो कार्बन 6 है तो उसका डबल विशाल बाबू हाइड्रोजन 12, है ना। इसका नामकरण कीजिए, क्या नाम है इसका, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होता है तो प्रीफिक्स क्या लगाते हैं निकिता, साइक्लो। रिपीट करो, साइक्लो। 6 कार्बन एटम रिंग में है तो क्या बोलेंगे, हेक्स। और सभी कार्बनों के बीच में बॉन्ड सिंगल है तो नेचर एन, प्राइमरी सफिक्स एन, साइक्लोहेक्सेन।
हो गया। अच्छा, यहां पर ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, इसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, ये साइक्लोएल्कीन नहीं है, इसका एक खास नाम है, नाम बोलिए बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला बोलिए C6H6। भाई H6 क्यों हुआ? क्योंकि हर कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, 6 कार्बन, और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, तो आता हाइड्रोजन कितना? 6। नाम बोलिए, जोर से बोलो, बेंजीन। ठीक है, इसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, पहला डबल दूसरा सिंगल, पहला सिंगल दूसरा डबल, ऐसे। ये देखो, ये आपने कंपाउंड जीवन में नहीं देखा होगा, देखा है? नहीं। ये ना बेंजीन है, ना साइक्लोएल्केन है, ना साइक्लोएल्कीन है ना? ना तो ये बेंजीन है, ना तो ये साइक्लोहेक्सेन है, और ना तो ये साइक्लोहेक्सीन है। ये साइक्लोहेक्सीन की तरह है, साइक्लोएल्कीन की तरह है, पर इसमें बॉन्ड एक नहीं दो डबल है। ठीक है, हमें कछु नहीं करना, हमें बस इसका फॉर्मूला लिखना है। कितने वर्टेक्स है? 6। तो कार्बन माइनस जी 6। हाइड्रोजन आइए संस्कृत में फिर गिनते हैं, एकः द्वौ त्रय चत्वार पंच षट सप्त अष्ट, तो C6H8 हो गया। इसका नेमिंग अभी आप छोड़ दो, ठीक है, इसका नेमिंग अभी आप छोड़ दो। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं, रेडी? ध्यान से पढ़ना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलत किए थे, सीख लो, इस तरह का हजारों क्वेश्चन कर दोगे। AC आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, B इज बेंजीन। ठीक है, देखो, क्या B बेंजीन है? हाँ, तो ये वाली जो बात यहां पर लिखी है इन लोगों ने कि B इज बेंजीन, ये वाली बात सही है कि गलत है? सही है। अब कह रहा है A और C हेक्सेन के आइसोमर्स हैं। हेक्सेन का फॉर्मूला बोलिए, हेक्सेन का C6H14। भाई एल्केन है ना, CnH2n+2 है ना, कार्बन के डबल +2 हाइड्रोजन है ना, तो क्या A और C इसका आइसोमर है? नहीं बाबू, आइसोमर के लिए क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई A और C का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो तुम क्या इससे कंपेयर कर रहे हो? तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? फुलू। तो ये वाला सेंटेंस भी क्या हो गया? गलत। इसको हम काट सकते हैं। चलिए बी पार्ट के पास चलते हैं। A इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन का फॉर्मूला बोलिए C6H14 और A का फॉर्मूला C6H12। क्या इनका फॉर्मूला सेम है? नहीं। क्या ये आइसोमर हो सकते हैं? नहीं। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी पार्ट को मैं क्या कह सकता हूं? गलत। सी पार्ट पढ़ो। A सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। A के रिंग में सारे कार्बनों के बीच में बॉन्ड क्या है? सिंगल, तो ये सैचुरेटेड है, ये वाली बात सही है। आगे पढ़ो। B and C आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये बात भी सही है। B अनसैचुरेटेड इसीलिए क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड है। C अनसैचुरेटेड इसीलिए क्योंकि उसमें 2 डबल बॉन्ड है। भाई अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होने के लिए क्या कंडीशन है कि आपके जो कार्बन एटम्स है रिंग में, उसमें कम से कम एटलीस्ट मिनिमम एक बॉन्ड क्या होना चाहिए? डबल, या एटलीस्ट मिनिमम एक बॉन्ड क्या होना चाहिए? ट्रिपल। यहां तो 3 बॉन्ड डबल है, यहां तो 2 बॉन्ड डबल है, यानी सी वाला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। डी वाला गलत क्यों हुआ? देख लो। डी में गलत इसीलिए हुआ क्योंकि लिखा है ए इज साइक्लोहेक्सेन। क्या ए साइक्लोहेक्सेन है? हाँ, ये वाली बात तो सही है। और ये बोल रहा है बी और सी आइसोमर है बेंजीन के। भाई बी और सी में तो बी खुद ही बेंजीन है, पहली बात। और क्या बी और सी बेंजीन का आइसोमर है? नहीं है, क्योंकि बी और सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। तो डी वाला पार्ट भी सही हो सकता नहीं है। सेम क्वेश्चन हो सकता है इस बार किसी ना किसी एक सेट में आए, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देगा। समझ रहे हो? तो ध्यान से करना। समझ में आ गया? आइसोमर चेक करने का सिंपल तरीका है, पहले देख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि डिफरेंट। अगर सेम है तो स्ट्रक्चर देखो, अगर सेम ही नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बात वहीं पे खत्म। ये वाला आपको समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होमोलोगस सीरीज का। कौन पार्टिसिपेट करेगा आपके अलावा? कोई और आओगे? वही बैठे बैठे करो। चलो आयुष आ गया है। आयुष मुझे बताना है आपको कि असर्शन में लिखा है CH3OH CH3CH2OH, यानी अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन जोड़ के आयुष लिखूं तो क्या हो जाएगा? C2H5OH। H5OH। वेरी गुड। चलिए अगला वाला बताइए, CH3CH2OH। एक सेकेंड, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडिट करता हूं आपके सामने, ठीक है? रुको, मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं आपके सामने। अब आप करना, लो अब करके दिखाओ। अब इसका नाम बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ यश बाबू। C3H7OH। हाँ, इसका हो जाएगा फॉर्मूला
C3H7OH। तो क्या ये सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप के मेंबर्स है? Yes sir. हाँ ठीक है, माइक थोड़ा पास में। हाँ, कौन से फंक्शनल ग्रुप का? Alcohol. अल्कोहल का। पहले मेंबर का नाम मीथेनॉल, Methanol. दूसरा बोलो Ethanol. तीसरा बोलो Propanol. कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, फिर Ethyl alcohol. फिर Propyl alcohol. सक्सेसिव कॉन्सेक्यूटिव बैक टू बैक मेंबर्स के बीच में कितना कार्बन और हाइड्रोजन का फर्क है? CH2. देखो यहाँ पर सिर्फ CH3 था, अब CH3 तो है ही है, साथ में और क्या आ गया? CH2। अब CH3 CH2 तो है ही है, साथ में और भी क्या आ गया? CH2। और इनके बीच में एटॉमिक मास का कितना अंतर है? 14. इनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है कि डिफरेंट? Similar. और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? Different. जितने बड़े अल्कोहल के पास जाऊंगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? सोचो सोचो सोचो। बड़े मेंबर के पास डेंसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा। घटेगा? सोचिए, बढ़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, सोल्यूबिलिटी घटता है। तो असर्शन आयुष बाबू ट्रू है कि फ्लू? ट्रू। अब रीजन में लिखा है एक सीरीज कंपाउंड की जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम है पर CH2 यूनिट से डिफर करता है, वो होमोलोगस सीरीज है। ट्रू की फ्लू? ट्रू। ट्रू। तो यहाँ पर क्या उत्तर होने वाला है? ए। लेकिन आयुष रुको, अगर मैं एडिट नहीं करता और CH3 CH2OH रखता तो असर्शन क्या होता? False. रीजन तब भी क्या होता? ट्रू। सही आंसर कौन सा होता? डी। डी। वेरी गुड। अब यहाँ पर बैठ जाओ, शिरीन जी माइक ले लो फटाफट। यहाँ पर शिरीन करने वाली है IUPAC नॉमेनक्लेचर। चलिए शुरू करते हैं शिरीन। क्या पहले वाले केस में कुछ भी ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन है? नहीं। No sir. कितने कार्बन है यहाँ पर शिरीन? 5. 5। तो 5 कार्बनों की स्ट्रेट चेन बना ली है। है। क्या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है? हाँ. कौन सा? कार्ब- COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? अच्छा, अब आपको मुझे बताना है कि जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो मेन चेन, रूट चेन, पेरेंट चेन के कार्बनों को इस तरह से नंबर करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको नंदिनी छोटा नंबर मिले कि बड़ा? छोटा। कैसा नंबर मिले? छोटा। तो नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे कि राइट टू लेफ्ट? Right to left. राइट टू लेफ्ट। चलिए कर देते हैं जल्दी से नंबरिंग। ये वाला क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं है तो शिरीन क्या नहीं आएगा? सब. प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नहीं आएगा। ठीक है, सीधा बात करेंगे किसकी? रूट वर्ड। Root word. कितने कार्बन है? 5. 5 कार्बनों का रूट वर्ड बोलो? Pent. वेरी गुड। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स या नेचर डिसाइड करते हैं मेन चेन के कार्बनों के बॉन्ड्स को देखकर, और सारे बॉन्ड क्या है? Single तो covalent क्या bond. लिखेंगे? ए। लेकिन एन का लास्ट का ई उड़ा देंगे क्योंकि सफिक्स का पहला लेटर ओइक एसिड का ओ है। जब नेचर या प्राइमरी सफिक्स के एन, इन, आइन के बाद क्या क्या आए? ए, ई, आई, ओ, वाई, तो फिर ई हट जाता है। अच्छा, अब मुझे बताओ, वैसे तो मैं सीधा ओइक एसिड लिख सकता हूं पर जनरली सफिक्स को या सेकेंडरी सफिक्स को क्या करना सही रहता है? नंबर। तो कितना ओइक एसिड लिखा जाए? 1 ओइक एसिड। चलो फुल स्पीड। अल्फाबेट के बीच में कुछ नहीं लगाते, बिना स्पेस के चिपका के लिख देते हैं। लेकिन अगर नंबर अल्फाबेट नंबर तो उसके बीच में क्या आता है? Hyphen. और नंबर के बीच में क्या आता है? कॉमा। ठीक है, तो देखो अल्फाबेट के बाद नंबर आ रहा है तो हाइफन लगाया, ओइक लिखा। लेकिन ओइक और एसिड एक ऐसा अजीब चीज है जहां पर अल्फाबेट के बाद अल्फाबेट एसएसजी आता रहा है पर इसमें क्या आता है? स्पेस। ये वाला हो चुका है, पीछे में दे दो। आ जाओ भव्या जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए, बैठना ही नहीं किसी को। यहाँ पर आपके पास मेन चेन में कितने कार्बन है? मेन चेन में 2 सॉरी 4 4 कार्बन है। वेरी गुड। हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे कि राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्केन और एल्केन भी फंक्शनल ग्रुप होता है। राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे। अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ भव्या, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बनों के बीच में है और दोनों कार्बनों को मैंने नंबर किया, जिस कार्बन का नंबर छोटा वही डबल बॉन्ड का नंबर, जिस कार्बन का नंबर छोटा वही ट्रिपल बॉन्ड का नंबर। क्या यहाँ पर कुछ भी ब्रांच या साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं तो कोई भी प्रीफिक्स आने वाला है? नहीं, सीधा रूट वर्ड से चालू करेंगे। हाँ। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, तो रूट वर्ड क्या आने वाला है? ब्यूट, ब्यूट। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स या नेचर। मेन चेन के 2 कार्बनों के बीच में बॉन्ड ट्रिपल है तो नेचर या प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? आइन। आइन।
लेकिन आयन को नंबर करना पड़ता है, या नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट कर लो। कितना आयन? 8 1 आयन। तो मैं 1 लिखने वाला हूं, ब्यूट के टी के बाद अल्फाबेट के बाद नंबर आने वाले, क्या लगा दूं? हाइफन हाइफन। तो 1 लिखा, उसके बाद आयन लिखने वाला हूं, नंबर के बाद अल्फाबेट, फिर क्या लगा दूं? हाइफन और लास्ट में क्या लिख दूं? आयन। मायशा जी खड़े हो जाइए, भव्या जी मायशा जी को माइक दे दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर मायशा अगले क्वेश्चन में मुझे जल्दी से गिन के बताइए कि मेन चेन में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, वेरी गुड। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? C डबल बॉन्ड O H, CHO कौन सा? एल्डिहाइड। चलिए नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे कि राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मायशा जी कैसा नंबर देना पड़ता है? छोटू। तो लेफ्ट टू राइट करेंगे कि राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। चलिए मायशा जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पर कोई ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन प्रेजेंट है? नहीं। तो कोई भी प्रीफिक्स का नेम आने वाला है? सीधा रूट वर्ड से चलो करेंगे। रूट वर्ड कितना होने वाला है? 7 के लिए सेप्ट नहीं, क्या बोलते हैं? हेप्ट। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, क्या मेन चेन के सभी कार्बनों के बीच में बॉन्ड सिंगल है? Yes. हाँ, तो नेचर है प्राइमरी सफिक्स क्या आने वाला है? एन। लेकिन एन का लास्ट का ई लिखने हम वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर अल का ए है, जो कि वावेल है, तो ई हट जाएगा। अब अल को हम क्या कर देंगे तो बेटर रहेगा? नंबर, क्योंकि पहले ही कार्बन पे एल्डिहाइड है, तो कितना अल? 1 अल। एन के बाद 1 लिखने वालों क्या लगा दूं? हाइफन। 1 के बाद अल का ई लिखने वालों क्या लगा दूं? हाइफन। 1 अल। क्वेश्चन हो चुका है। एक बार मिशाल को माइक दे दो फटाफट। हाँ, वेरी गुड। अब यहाँ पर इसका कौन करने वाला है नेमिंग? इसका कौन करने वाला है नेमिंग? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो भाई स्टार्ट कर दो, गलत भी होगा दिक्कत क्या है? आ जाओ यहाँ पर। अब आपको मुझे बताना है यशस बाबू की कितने कार्बन है? 5। क्या हम OH को मेन चेन में ले सकते हैं? नहीं। भले ही वो फंक्शनल ग्रुप है, उसको मेन चेन में नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें खुद का क्या नहीं है? कार्बन। ठीक है, लेकिन हमने आपको बताया था, याद है कि अल्कोहल एक जादुई, एक मायावी राक्षस की तरह फंक्शनल ग्रुप है। वो अपनी सारी ताकतें किसको ट्रांसफर कर देता है? उस कार्बन को जो डायरेक्टली OH के O से कनेक्टेड है। और वो कौन सा कार्बन है? ये वाला, है ना? अब यशस बाबू नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करूं कि राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, क्योंकि फंक्शन ग्रुप का कार्बन लेफ्ट में है कि राइट में? राइट में। तो कितने कार्बन आएंगे बोलिए? 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी कोई ब्रांच या साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? नहीं। तो कोई भी प्रीफिक्स आने वाला नहीं है। कितने कार्बनों की मेन चेन है? 5। तो रूट वर्ड बोलो? पेंट। तो चलिए रूट वर्ड पेंट लिख देते हैं, लिख दिया। अब मुझे आप बताइए कि क्या मेन चेन के सभी कार्बनों के बीच में बॉन्ड सिंगल है? यस। तो प्राइमरी सफिक्स से नेचर क्या आने वाला है? एन का एन लिखा और लास्ट का ये हटाएंगे कि रखेंगे? हटाएंगे, क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स बोलो ओल, और ओल का पहला लेटर बोलो ओ, जो कि क्या है? वावेल, तो ई हट जाएगा। अब ओल को भी प्रेफरेबली हम क्या करेंगे? नंबर। कितना ओल? 1 ओल, 2 ओल, 3 ओल, 4 ओल, 5 ओल? 1 ओल। एन लिखा, अल्फाबेट के बाद नंबर आने वाला क्या लगा दूं? हाइफन। 1 के बाद ओल को आने वाला अल्फाबेट क्या लगा दूं? हाइफन। क्या लगा दूं? ओल। विद्युत को माइक दे दो। चलिए विद्युत बाबू जल्दी से बोलो, यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। अब जब हम राइट टू लेफ्ट यहाँ पर विद्युत नंबरिंग करेंगे, तो मैं एक चीज ये देख रहा हूं कि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में है। तो छोटा नंबर 1 दो कि बड़ा नंबर 2 दो डबल बॉन्ड को? 1। छोटा नंबर हमेशा देते हैं। क्या यहाँ पर कोई भी साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच प्रेजेंट है? नहीं। कोई भी प्रीफिक्स नेम आने वाला है? नहीं। सीधा रूट वर्ड से चालू करेंगे 3 कार्बनों के लिए। विशाल रूट वर्ड वहां से चिल्ला दो। प्रो। क्या लिखेंगे? प्रो। विशाल के मन में गाना खो गए हम कहां। ठीक है, हो गया। अब मुझे बताओ प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? एन इन। वेरी गुड। इन को क्या नंबर करेंगे? 1 इन की 2 इन? 1। अच्छा, 1 लिखने वाला हूं, क्या लगा दूं? हाइफन। 1 के बाद जब इन का ही लिखूंगा क्या लगा दूं? हाइफन। क्वेश्चन हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अब पार्ट 4 के पास। ठीक है, और पार्ट 4 के पास हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हम एक बार थर्ड अंपायर से देखेंगे कि कितना क्वेश्चन हो चुका है। कितना टाइम हो गया सर? ठीक है, ओके। अब हम बढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। कोई मुझे 4 केमिकल प्रॉपर्टीज बता सकता है क्या ऑर्डर में? कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। चलो मैं एक केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, बताना कौन सा मैंने नहीं बताया। जो मैं नहीं बताएगा वो तुमको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, कंबशन, ऑक्सीडेशन। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये रहा। सिंपल क्वेश्चन है। आपके बुक में क्या है मैं वो लिखूंगा, तब तक तुम क्वेश्चन पढ़ लो। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास CH3CH2OH है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? कौन मुझे बताएगा बिना माइक के इसका नाम? एथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। ये तुम्हारी बुक में है। और इसको मैं कर रहा हूं क्या? हीट।
आज सुबह ही हमने रैपिड रिवीजन में किया है कि हीट करने से की टाइम क्या करना पड़ता है, डेल्टा। अब यहां पर हमको क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ तो, अल्कलाइन KMnO4। एक और बताओ, एसिडिफाइड K2Cr2O7 है ना, अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट भी ले सकते हो और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया गया है, हाँ, अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट। तो मैं जो किताब का एग्जांपल यहां पर छाप रहा हूं वहां पर भी मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शिरीन कौन सा ले लूंगा, देख के बताओ, अल्कलाइन KMnO4। अच्छा, क्या किसी को पता है कि अल्कलाइन KMnO4 का कलर क्या होता है, पर्पल। तो याद रखना, अगर अल्कलाइन KMnO4 आप डाल देते हो अल्कोहल्स के साथ और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो पर्पल कलर्ड पोटेशियम पर मैंगनेट डीकलराइज हो जाता है। ये वाला पॉइंट अपने नोट्स में जोड़ लेना। इसका अभी कलर क्या होगा, पर्पल, लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा अल्कोहल का, इसका पर्पल कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर। ठीक है। अच्छा, एथेनॉल अल्कोहल है, नंदिनी कितने कार्बनों का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कितने कार्बनों का बनेगा, दो कार्बनों के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बोलो, एथेनोइक एसिड। फॉर्मूला बोलिए, CH3COOH। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए इसका साइंटिफिक नेम, एथेनोइक एसिड। कॉमन नेम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, विनेगर। विनेगर में कितना परसेंट एसिटिक एसिड होता है, 5 to 8%। ठीक है, लगभग। ये आपका हो गया एथेनोइक एसिड। अब यहां पर क्वेश्चन में मुझे चेक करके बताओ कि क्या यहां पर वार्म, गरम अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि अल्कोहल्स का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन करवाता है, उसके लिए हमने इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल लिया है क्या, नहीं। ठीक है, हमने क्या लिया है, प्रोपाइल अल्कोहल। हमने क्या ले लिया है, प्रोपाइल अल्कोहल। तो अगर इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH है तो भव्या जी प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बोलिए तो, CH3CH2CH2OH। ठीक है, वेरी गुड। और इसका नीचे जल्दी से नाम बोलो, क्या है, प्रोपेनॉल पर हम क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिख देंगे, प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल। वेरी गुड। अब यहां पर मुझे बताओ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भव्या जी, वाह भव्या बदल गई है। ठीक है, हाँ बताओ, अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट। 5% अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट है। ठीक है, तो यहां पर अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने डाला। प्रोपाइल अल्कोहल में भव्या कितने कार्बन है, प्रोपाइल जल्दी, 3। तो कितने कार्बनों का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 3। उसका नाम बोलो, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला बोलिए, स्टार्ट, CH3CH2COOH। वेरी गुड। इसके नीचे इसका नाम क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक एसिड। एसिड। अच्छा, कितने लोगों को कॉमन नेम्स भी याद है कार्बोक्सिलिक एसिड के, याद है, हमने एक टेक्निक बताया था, फॉर्म, एसिड, प्रोपाइन, ब्यूटर, वैलर, याद है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, वैलरिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनाल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड, वैलरल्डिहाइड, ये सब। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया है, यहां पर बोला है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन हो गया क्या, देखो अगर आप सिर्फ इतू सा रिएक्शन लिख के छोड़ दोगे तो हो सकता है कि आपको 2 या 2.5 नंबर मिले। आपको एक शब्दावली और जोड़नी है, एक वाक्य और जोड़ना है कि क्या पर्पलिश कलर्ड पोटेशियम पर मैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वुड डीकलराइज। ये एक्स्ट्रा ज्ञान देने के लिए ही तो हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए यहां पर ये चीज बहुत अच्छे से लिखना है कि क्या पर्पल कलर्ड पोटेशियम पर मैंगनेट बिगिंस टू फेड, डिसअपियर, और ये 1 नंबर वेटेज था। सोचो, ये बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की यहां पर मैं छाप के लाया हूं। क्वेश्चन 3 नंबर का है, सारे बच्चे ये वाला लिख के आ गए और काम खत्म। ओके, तो ये भी नहीं लिख के आ पाए क्योंकि उनको बुक में सिर्फ ये वाला पता था, उनको ये नहीं पता था कि और भी अल्कोहल्स के केस में अप्लाई होगा। जिन्हें लिख दिया वो ये वाली बात लिखना भूल गए। तो बच्चों ये वाली बात आप भी अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक हॉट क्वेश्चन करते हैं, कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम एक छुटकू सा ब्रेक लेंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, सब लोग नोट करो। यहां पर आपके पास 1 मोल इथीन है और 1 मोल एथाइन है, दोनों को अलग अलग हमने एडिशन रिएक्शन कराया हाइड्रोजन ऐड करके।
ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब आप केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद जो आपके पास कोफिशिएंट्स आते हैं, जो नंबर्स आते हैं, वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये है कहानी। अच्छा, दोनों का हमने एडिशन रिएक्शन कराया, वेरी गुड। एडिशन रिएक्शन पे एक हमारी वीडियो अभी जल्द आने वाली है, ठीक है। क्या होगा उसमें अभी नहीं बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अपन 1 लिखते हैं और हमारे पास इथीन है। इथीन का फॉर्मूला बोलिए, C2H4। ठीक है, अब ये देखकर तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा होगा कि भाई कितना हाइड्रोजन का मोल ऐड होगा, तो मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। मैं 1 तो लिखता हूं और C2H4 को मैं ओपन करके लिखूंगा। कैसे लिखेंगे? देखिए, एक कार्बन, एक और कार्बन, एल्कीन है तो बीच में बॉन्ड क्या कर दिया? डबल। ठीक है, और दोनों कार्बनों के पास कितना कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, विच आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। क्लियर बात है? अच्छा, यहां पर इसके पहले जो 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इथीन का हमारे पास कितना मोल है? 1 मोल है। ठीक है, अब मुझे तुम एक चीज बताओ, ध्यान से सोच समझ के बताना। एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। अगर मेरे पास एक डबल बॉन्ड है जिसे मुझे सैचुरेटेड करना है, सिंगल करना है, तो दोनों कार्बनों के पास कितना कितना हाइड्रोजन जोड़ दूं? एक एक। तो क्या मैं अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन गैस ले लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा क्या? सोचो भाई, अगर तुम H2 ले रहे हो तो कितने हाइड्रोजन है? 2। एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, हो गया सैचुरेटेड। हो जाएगा बीच का बॉन्ड जो डबल है वो क्या हो जाएगा? सिंगल। देखो ये कैसा हो जाएगा, ये कार्बन है और इसके बीच में डबल बॉन्ड था जो कि अब क्या हो जाएगा? सिंगल। और यहां पर कार्बन, ऊपर वाला हाइड्रोजन तो पहले से था, नीचे वाला हाइड्रोजन तो पहले से था, अब लेफ्ट में एक और हाइड्रोजन आ गया। राइट वाले कार्बन के ऊपर वाला हाइड्रोजन तो पहले से था, नीचे वाला हाइड्रोजन तो पहले से था, अब राइट में एक और हाइड्रोजन आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल इथीन को कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए होता है एडिशन रिएक्शन के दौरान, ताकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथेन बन सके। ये इथेन ही तो है, ये इथेन ही तो है, देखिए ना, C2H6 ही तो है। तो आप कितना मोल बोलेंगे? आप बोलेंगे 1 मोल। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? है ना? और ये हमारे पास क्या था? इथीन। इथीन का फॉर्मूला बोलिए ना, C2H4। ठीक है, अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा, ट्रू और फॉल्स में जवाब देना। 1 मोल ऑफ इथीन requires 1 mole of hydrogen to become 1 mole of ethane। ट्रू हो गया बिल्कुल। चलिए, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके सेकंड पार्ट में अब इन्होंने इथीन ना देकर क्या दिया है? एथाइन। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, इथाइन में जो 2 कार्बन एटम्स होंगे, इनका बॉन्ड बीच में क्या होगा? ट्रिपल। तो दोनों ही कार्बन, विशाल जी, कितना कितना हाइड्रोजन से जुड़ा होगा? 1। वेरी गुड। अब आप लोग दिमाग लगा के बताओ, मेरे पास 1 मोल ऑफ इथाइन तो आ गया। अगर मैं इथीन के तरह 1 मोल ही हाइड्रोजन लेता तो ट्रिपल बॉन्ड बस कितना बनता? डबल। मुझे तो भाई सैचुरेटेड तक करना है, तो मुझे 1 मोल नहीं, कितना मोल H2 लेना पड़ेगा? 2। 1 H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, 2 H2 मतलब 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन चाहिए रहेगा ना। 2 से क्या होगा? जुड़कर ट्रिपल का डबल, फिर और 2 जुड़ेगा तो डबल का सिंगल। तो सीधा मैं यहां पर कितना H2 ले लूं? 2 H2। देख रहे हो, ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है और मैंने बहुत सारे स्कूल के प्री बोर्ड में भी देखा है। सीधा अब हम क्या लिख सकते हैं? सेम जो इथेन हमने ऊपर बनाया था वो हम जल्दी से यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मोल ऑफ इथाइन रिक्वायर्स डैश मोल ऑफ हाइड्रोजन टू बिकम सैचुरेटेड एल्केन इथेन। बोलिए, 2 मोल। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से सूंघकर उड़ा दोगे, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आइए कर लेते हैं, आप सभी को इसका आंसर देना है। ये क्या था? ये था हमारा इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला बोलो, C2H2। ठीक है, आ जाओ। अब देखो यहां पर लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म्ड। डिफरेंट क्या है? बोल रहा है इथीन और इथाइन में डिफरेंट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म। क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म सेम है कि डिफरेंट है? सेम है भाई, दोनों जगह 1 मोल ही तो बना है। तो क्या पहला वाला पार्ट सेम चीज बता रहा है कि डिफरेंट चीज बता रहा है? सेम चीज बता रहा है। तो जो फर्स्ट पार्ट में लिखा है वो सही हो सकता नहीं है। जो पी में लिखा है वो ट्रू होगा कि फुल होगा? बोलिए, फुलू होगा, है ना। ये वाली बात गलत होगी
क्योंकि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म्ड, ये तो दोनों जगह क्या है, सेम है। और कितना है बोलिए, 1 है। तो ये वाला गलत हो गया। अगला देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड, क्या ये डिफरेंट है? चेक कीजिए। हाँ, यहां पर 1 मोल इथीन के केस में, यहां पर 2 मोल इथाइन के केस में। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा टुरू। तो यहां पर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट सिर्फ P है। तो सही आंसर क्या होगा? ओनली P। अच्छा, अगर बोलते व्हाट इज सेम, व्हाट इज सेम, तो क्या होता आंसर? ओनली Q। और ये भी एक बार मैंने देखा है प्री बोर्ड के पेपर। एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैचुरेटेड अच्छा, हमने ट्रू फॉल्स के बेसिस पर कर दिया, हम सेम और डिफरेंट के बेसिस पर करते हैं। सही कह रहे हो। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म्ड, ये तो क्या है? सेम है ना। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड, ये तो क्या है? डिफरेंट। और हमें बोला है कि डिफरेंट क्या होगा? सही कह रहे हो तुम लोग, हमें तो बोला है डिफरेंट क्या होगा, तो डिफरेंट क्या होगा? Q। तो सही आंसर क्या होगा? ओनली Q। चलिए बढ़िया, बस थोड़े से और क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत हम सैपोनिफिकेशन एंड एस्टेरिफिकेशन को भी टच करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सिंपल सा एक क्वेश्चन, कौन इसको आंसर करेगा? असर्शन रीजन टाइप 2020 में पूछा गया। असर्शन में लिखा है कि एस्टेरिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जिसे हम एस्टर कहते हैं, वो बनता है। बोलिए, ट्रू है कि फुलू? क्या है? ट्रू। ठीक है, क्योंकि एस्टेरिफिकेशन का मतलब ही एक वो प्रोसेस जिससे क्या बनता है? एस्टर। ठीक है, एन एस्टर सा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं। रीजन में लिखा है कि एस्टर का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्कली के साथ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है हीट करते हुए, तो एक पेरेंट अल्कोहल बनता है और सोप बनता है, विच इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। अब आपको मुझे दिमाग लगाकर बताना है, और यहीं पर ये क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है कि ऑप्शन ए सही है कि बी? बी सही है, क्योंकि दोनों असर्शन और रीजन है तो बिल्कुल करेक्ट, लेकिन रीजन वाली स्टेटमेंट असर्शन वाले स्टेटमेंट को आंसर दे रहा नहीं है। तो आप किस पे ताला लगाओगे बताओ? ऑप्शन बी। हो गया एक और क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, आराम से करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड P है। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? सब लोग नोटबुक निकाल के लिखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड P है, जो कि किसका कंपोनेंट है? बोलिए, वाइन्स का, है ना। तो क्या आप मुझे गेस करके बता सकते हो कि P क्या हो सकता है? अल्कोहल होगा, है ना। और कौन सा अल्कोहल होगा? एथेनॉल, है ना। तो P हमने यहां से गेस करके लिख दिया कि क्या हो सकता है? एथेनॉल। ठीक है, एक बॉक्स एक रफ कॉलम में बना लिया करो, P, Q, R, S आइडेंटिफाई करने का। मैं भी चलो एक बॉक्स बना ही लेता हूं। इस बॉक्स के अंदर जो जो मेरे वेरिएबल्स है वो किस किस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं भी करते जाऊंगा। चलिए पीछे चलिए। अब लिखा है कि P का जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो एक कंपाउंड Q बनेगा। क्या आप गेस कर सकते हैं कि कंपाउंड Q क्या होगा? हाँ, क्योंकि जब हम एथेनॉल का हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7, जो कि विदित कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एथेनॉल का मायशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और शीरीन क्या बनने वाला है? एथेनोइक एसिड। शीरीन एथेनोइक एसिड का माइक में फॉर्मूला बताइए। CH3 CH2 COOH। नहीं रे, ये हो जाएगा सीधा CH3 COOH, है ना। ये आपका क्या है? यही तो आपका है एथेनोइक एसिड। ठीक है, अब आप क्या करते रहो, देखो अभी तक आपको नहीं पता कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आप जो जो रिएक्शन पॉसिबल है वो लिखते रहो। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ कि जो हमारा स्टार्टिंग में ही ऑक्सीडेशन है उसे हम कैसे लिखें। तो मैंने लिख दिया C2H5OH। इसके नीचे हमने इसको लेबल भी कर दिया कि कौन सा अल्कोहल है? बोलिए, एथेनॉल। ठीक है, इसका अभी हम क्या कर रहे हैं विशाल जी? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कि रिडक्शन कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। और हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो यहां पर कौन सा दिया है विशाल बाबू? हाँ, KMnO4 नहीं है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7। तो पार्थ जी क्या प्रोडक्ट बनेगा? बोलिए,
एथेनोइक एसिड। पर जी बिना माइक की थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। वाह क्या आवाज है, मजा आ गया। CH3COOH। ठीक है भाई को अब वॉइस ओवर के लिए लेना पड़ेगा और ये हमारा हो गया है एथेनोइक एसिड। ठीक है चलिए अब यहां पर मायशा जी बोलिए तो एथेनॉल हमारा P है कि Q? P है। और एथेनोइक एसिड हमारा P है कि Q? क्या यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे अभी तक क्वेश्चन में क्या हुआ समझ में नहीं आया तो बताइए। यहां तक सब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है, वाह क्वेश्चन ही बदल दिया। चलिए अब यहां पे लिखा है जब एक पीस सोडियम का Q में ऐड करेंगे तो R गैस इवॉल्व होती है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न करता है जब बर्निंग मैचस्टिक उसके कांटेक्ट में लाए, उसके सामने लाए। फिर से सुनिए, जब हम करेंगे क्या सोडियम का रिएक्शन किसके साथ? Q के साथ, तो कौन सी गैस निकली? R, जो कैसे साउंड के साथ बर्न करता है? पॉप साउंड। तो इसको करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है Q, P नहीं है। हमने अभी किसके साथ रिएक्शन किया? Q के साथ। अब समस्या ये है प्यारे बच्चों, क्या मुझे दिमाग लगाकर बता सकते हो कि ये वाली जो रिएक्शन अब मैं लिखने जाने वाला हूं ये आपके बुक में है कि नहीं है? नहीं है। वो एथेनॉल के साथ सोडियम का रिएक्शन है, एथेनोइक एसिड के साथ सोडियम का रिएक्शन है। तो अभी दिखा दो बुक में, दिखा दो, है तो दिखा दो सकते, मेरे से छूट गया हो भाई। एथेनॉल के साथ सोडियम का रिएक्शन है, एथेनोइक एसिड के साथ कहां है? दिखाओ, अगर है तो दिखा दो। हो सकता है कि हो, है ना? नहीं है भाई, है ना? अब करोगे क्या? देखो अगर यहां पर C2H5OH के साथ Na होता तुम करते क्या? तुम Na उठाते और एक H के जगह रखते और गैस कौन सी रिलीज करते? H2। सेम यहां पर भी कर लो ना, क्या डिफरेंस है? यहां पर सोडियम को इस वाले H की जगह रख दो। कौन से वाले H की जगह? इस वाले H की जगह कर दो। आ जाओ देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। देखिए क्या बनेगा, बोलिए। CH3COO और H के जगह हमने क्या बिठाना है? Na। ये तो हमारा क्या आ गया? छतरी छोना, सोडियम एसिटेट, सोडियम एथेनोएट। और हाइड्रोजन गैस किस फॉर्म में इवॉल्व होगी? गैसियस फॉर्म में, जो कि बर्न्स विद अ पॉप साउंड। और हाइड्रोजन गैस ही यहां पर कौन से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट हुआ? R। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? इसके नीचे क्या लेबल कर सकता हूं? R। ठीक है। और हमने जो बक्सा बनाया हुआ था वहां पर भी R के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए। R के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन गैस। और रिएक्शन तो हमने प्रोवाइड कर दी। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो CH3COH यहाँ पर P है कि Q है कि R है? Q। तो ये भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी भी रिएक्शन हमने लिख के दे दी। गाड़ी को पीछे पलटते हैं। देखो अब क्वेश्चन पढ़े। ए पार्ट में बोला है गिव द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड P। क्या होगा? एथेनॉल। और फॉर्मूला क्या लिखोगे? C2H5OH। क्या ए वाला पार्ट सबको समझ में आ गया? जोरदार यस बोल दो, आज का सबसे लाउडेस्ट। आहा मजा आया। अब आपको बताना है कंपाउंड P का एक और यूज अदर देन वाइन का कंपोनेंट। हैंड रेस करो, माइक आपके पास आएगा। कुछ मुझे यूजेस बताइए तो, एथेनॉल के कुछ यूजेस बताइए। हाँ जी कौन बताएगा? हैंड रेस करो, बताओगे? अथर्व जी बताओ, दो मुझे जल्दी से एथेनॉल का यूज बताओ अदर देन की कंपोनेंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। बोलो। विनेगर में एथेनोइक एसिड होता है, एथेनॉल नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तब तक सोचो। और कौन बताएगा? इनको पास कर दो जल्दी से, बताओ। अगला एक एप्लीकेशन शिरीन फटाफट। अदर देन अ कंपोनेंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बोलिए। कफ सिरप बोल सकते हैं, वेरी गुड। पीछे एक बार भव्या को माइक दो। भव्या जी कफ सिरप हो गया, एक आध और बोलिए। हमने क्लास में इतना सारा एक्सपेरिमेंट किया है, स्पिरिट लैंप में डाला था, तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्यूल इन स्पिरिट लैंप्स, है ना? और सर कंपोनेंट इन के साथ एज एन एडिटिव इसको यूज करते हैं, तो मैं लिख देता हूं फ्यूल इन व्हीकल्स स्लैश स्पिरिट लैंप। बस एक यूज और बता दीजिए। कंपोनेंट इन डिओड्रेंट। कंपोनेंट इन डिओड्रेंट। डिओड्रेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है चलो। डिओड्रेंट का एक कंपोनेंट होता है, सॉल्वेंट होता है ना? बहुत सारा हो गया। और भी आप लिख सकते हो, जैसे कि सॉल्वेंट इन पेंट्स में होता है, इससे एथेनोइक एसिड बनता है। सॉल्वेंट इन पेंट। और बोलिए। एंटीसेप्टिक तो वो टिंक्चर ऑफ आयोडीन के थ्रू ही आ गया, ठीक है। और अलग से भी बोल सकते हो गया। तो बी पार्ट पे भी टिक कर दूं क्या? यस और नो? यस सर। खत्म हो गई ये जनता। अब यहां पर आपको बताना है केमिकल इक्वेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ P to Q।
P2Q, क्या यही हमारा C पार्ट हो जाएगा? Yes, sir. वेरी गुड, पीछे चलो, तो इसको भी टिक कर दिया। डी पार्ट, एक बैलेंस्ड इक्वेशन दो टू डिपिक्ट द रिएक्शन ऑफ Q विद सोडियम। Q विद सोडियम, Q विद सोडियम, क्या ये बैलेंस्ड है? चेक करते हैं। देखो लेफ्ट में कार्बन कितना है? 4. भाई मर गए हो क्या? उठो, जागो। लेफ्ट में कार्बन कितना है? 2। राइट में कितना है? 2। बैलेंस हो चुका है। 2 कार्बन है ना, कार्बन कार्बन, Oh, sorry. ठीक है। हाइड्रोजन लेफ्ट में कितना है? 4. राइट में कितना है? 5. 2 और यहाँ पर 3 यानी 5। तो ये बराबर नहीं है। कैसे करे सोचो, यहाँ पर तुम्हारा 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर तुम्हारा 3 है और यहाँ पर तुम्हारा 2 है। कोई आइडिया? अच्छा 4 को कितने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 2 से, तो कितना हो गया? 8। तो यहाँ पर 2 लगा दिया। राइट में भी कितना करना है? 8। कैसे करें बताइए? 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर लो? तो यहाँ पर 2 लगा दो। 3 इंटू 2 6 हो गया और प्लस कितना ऐड कर दो? 2 हो गया भाई। अच्छा कौन बताएगा फर्दर स्टेप? विशाल फटाफट माइक लेके बताओ। कार्बन अब लेफ्ट में 4, राइट में 4 हो चुका है। हाइड्रोजन लेफ्ट में 8, राइट में 8 हो चुका है। Na के आगे सोडियम राइट में 2 लेफ्ट में भी 2 करना पड़ेगा। तो थोड़ा जोर से बोलो कि Na से पहले क्या लगा दूं? 2 अच्छा और कुछ बच गया क्या? ऑक्सीजन देखो, लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 इंटू 2 बोलो 4 और लास्ट वालों बोलो 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 2 4। क्या सब कुछ बैलेंस हो चुका है? हाँ चलिए, तो यहाँ वाला पार्ट भी सही हो गया। अब ई पार्ट में पूछा है कि क्या होगा जब P को हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, P को हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और उसका केमिकल रिएक्शन दीजिए। किसको हीट करेंगे नंदिनी? P को। P क्या है? एथेनॉल। आइए ट्राई करते हैं, है ना। ये वाला हमारा डी पार्ट था ना, डी पार्ट था ना ये। अब कौन सा पार्ट करना है? ई पार्ट। आइए करते हैं। अक्षय वाला पार्ट ट्राई कर सकते हो क्या? एथेनॉल का हीटिंग दिया है, ठीक है, तो एथेनॉल लिख दिया C2H5OH, इसकी हीटिंग करेंगे। हीटिंग किसके प्रेजेंस में करते हैं? किसी को याद है क्या? क्या क्या? हाँ किसके प्रेजेंस में करते हैं बोलिए? कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या कोई बताएगा कंसंट्रेटेड H2SO4 कौन सा एजेंट होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बोलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और यहां पर कितना टेम्परेचर मेंटेन होता है? 443 केल्विन या फिर 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर होगा क्या? होगा ये कि इस वाले, अब इसको देखो मैं आपको ओपन करके बता देता हूं, वैसे तो आपको आता ही होगा। मैं इसको लिख कर देता हूं ऐसे, देखो CH2 लिखा, इसको भी CH2 लिखा। वैसे तो क्या लिखना चाहिए था? CH3CH2OH, CH3CH2OH। अब लेफ्ट वाले का CH2 ही लिखा है, एक और हाइड्रोजन नीचे कर दिया। वेरी गुड। और इस वाले कार्बन का OH कैसे किया? ऐसे नीचे करके यहां पर OH कर दिया। अब आपको पता है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 कौन सा एजेंट होता है? तो किस चीज का लॉस होने वाला है? H2O का। OH यहां से लेंगे, H यहां से लेंगे, टोटल क्या लॉस होगा? HOH मतलब H2O। और ये बॉन्ड जो सिंगल है वो क्या हो जाएगा? डबल। और हमारे पास यहां पर सिर्फ क्या बचेगा बोलिए? CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि क्या है? एल्कीन। कौन सा? इथीन, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? वाटर, है ना। ये हमारा क्या है? यही तो हमारा P है। बोलिए क्या यही केमिकल इक्वेशन होगा? इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधा सोप्स एंड डिटर्जेंट के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि बहुत से फैक्ट्रीज अपने वेस्ट को, ठीक है, रिवर A और रिवर B में डंप कर रहे थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? एक रिवर कौन सा है? A और एक रिवर कौन सा है? B। यहां तक क्लियर है? आगे पढ़ो। हमने वाटर सैंपल कलेक्ट किए दोनों रिवर से और ये देखा कि जो रिवर A का सैंपल है, रिवर A का सैंपल पढ़ के बताओ एसिडिक है कि बेसिक? एसिडिक। और रिवर B का सैंपल पढ़ के बताओ क्या है? बेसिक। रिवर A का सैंपल एसिडिक है और रिवर B का सैंपल बेसिक है। तो अब ये गेस करने के लिए बोल रहा है कि कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज है
जो ए और बी रिवर के पास लोकेटेड होंगी। कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज है जो रिवर ए और बी में अपना वेस्ट डिस्चार्ज करती होंगी? समझ में आया क्वेश्चन? देखो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, और अभी नोटबुक में लिखो, और आप लोग जो देख रहे हो नोटबुक में लिख लो कि अगर हमारे पास लेड एसिड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना, या लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, प्लांट है, लेड बैटरी को जो मैन्युफैक्चर करता है प्लांट, उसका अगर हम डिस्चार्ज देखें, आउटलेट देखें, तो वो एसिडिक होगा कि बेसिक? बताइए, एसिडिक, क्योंकि लेड एसिड बैटरी H2SO4 को यूज करता है, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करता है, तो उस प्लांट का जो आउटलेट होगा वो भी कैसा होगा? बोलो, एसिडिक। यहां तक सबको क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए एक और केस यहां पर डिस्कस किया गया है, वो है अल्कोहल की डिस्टिलरी। अल्कोहल जिस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, लिखा है ना क्वेश्चन में, मिला सबको? ढूंढो, मिला कि नहीं? अरे हाँ कि ना रे? अल्कोहल डिस्टिलरी, अल्कोहल डिस्टिलरी, अल्कोहल डिस्टिलरी के पास जो हमारा रिवर होगा, वाटर बॉडी होगा, वो भी एसिडिक होता है, लेकिन वो उतना एसिडिक नहीं होगा, वो वीकली एसिडिक होगा, उसका पीएच 4-5 के आसपास का होगा। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो इसको भी आप एसिडिक लिख सकते हैं। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और फैक्ट्री बताओ जो क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ के बताओ। हाँ, सोप एंड डिटर्जेंट। क्या आप मुझे बता सकते हो 7th क्लास के ज्ञान से कि सोप का नेचर और डिटर्जेंट का भी नेचर? तो सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्लांट या फैक्ट्री है, उसके आउटलेट से निकलने वाला जो वेस्ट है वो एसिडिक होएगा कि बेसिक? ठीक है, अब मुझे आपको बताना है कि कौन से दो ऑप्शन को हम फटाफट डिलीट कर सकते हैं। रुको, यहां पर लिखा है सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री ए। क्या सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री ए हो सकता है? नहीं, क्योंकि फैक्ट्री ए का आउटलेट एसिडिक, और सोप एंड डिटर्जेंट का फैक्ट्री कैसा वेस्ट रिलीज करेगा? बेसिक। तो कौन से ऑप्शन को पूरी तरह से डिलीट कर दिया? ए। ठीक है, ओके। बी पार्ट पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। बी पार्ट में लिखा है सोप एंड डिटर्जेंट का फैक्ट्री बी के पास। देखिए बी का फैक्ट्री का आउटलेट कैसा है? बोलो, बेसिक। तो सोप एंड डिटर्जेंट, तो ये तो सही लग रहा है भाई। आगे पढ़ो, अल्कोहल डिस्टिलरी नियर ए, ये भी सही लग रहा है। अल्कोहल डिस्टिलरी एसिडिक, ए एसिडिक। तो अभी हम बी को डिलीट नहीं कर सकते, बी अभी तक हमारे रेस में बना हुआ है, पर अभी मैं उसको फाइनल नहीं करूंगा। ठीक है, रुको, ध्यान से देखो, ट्रिकी क्वेश्चन है। आगे पढ़ो, लेड एसिड बैटरी नियर ए। क्या लेड एसिड बैटरी नियर ए हो सकता है? हो सकता है भाई, क्योंकि लेड एसिड बैटरी एसिडिक और ए का एसिडिक है। आगे पढ़ो, सोप एंड डिटर्जेंट नियर बी। भव्या, सोप एंड डिटर्जेंट नियर बी हो सकता है? क्या हो सकता है, क्योंकि बेसिक है। तो सी वाला भी अभी तक मेरे रेस में बना हुआ है। आइए डी पार्ट को झट से देख लेते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी नियर बी, ये हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, क्योंकि लेड एसिड बैटरी एसिडिक है और बी तो बेसिक है। तो कौन से ऑप्शन को मैं और उड़ा सकता हूं? डी। अब आप मुझे हैंड रेस करके बताओ, माइक आपके पास आएगा, खड़े हो जाना। बी पे ताला लगाऊं कि सी? दोनों सही लग रहा है, किस पे ताला लगाइए? बोलिए। सी। क्यों? सर लेड देखिए स्टोरेज, सोप एंड डिटर्जेंट तो दोनों में कॉमन है भव्या जी, तो उस बेसिस पर हम अपना आंसर नहीं दे सकते। सोप एंड डिटर्जेंट का आउटलेट बेसिक होगा, बी बेसिक होगा। आपको मुझे बताना है कि अल्कोहल डिस्टिलरी भी एसिडिक है, लेड स्टोरेज बैटरी का जो आउटलेट है वो भी एसिडिक है, तो मैं क्यों सी पे ताला लगा रहा हूं? सर ऑप्शन बी में अल्कोहल डिस्टिलरी बहुत कम एसिडिक है। अल्कोहल डिस्टिलरी बहुत कम एसिडिक है, और लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का फैक्ट्री का आउटलेट बहुत ज्यादा एसिडिक है। इसीलिए सभी लोग कोरस में बहुत तेज बोलो, बी सही होगा कि सी? सी। हाँ बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मुझे शिरीन जी फटाफट माइक पकड़ के बोलिए कितना टेस्ट ट्यूब दिया गया है, और पार्थ आप रेडी रहे ना। कितना टेस्ट ट्यूब है शिरीन? जल्दी। 3 ए, बी और सी। बस। अब आप देखिए क्या क्या यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले ए वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है? पढ़ के बताओ, देखकर बताओ। ए वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है? डिस्टिल वाटर। हाँ, ए वाले टेस्ट ट्यूब में आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है। वेरी गुड। तो ए वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिख दिया? डिस्टिल्ड वाटर। वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक हो गया। शिरीन क्वेश्चन को आगे पढ़ के मुझे बताओ कि बी वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है?
Underground water. बी वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है? अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, वेरी गुड, ये भी आपने सही कहा। यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर है कौन से टेस्ट ट्यूब में? बी वाले टेस्ट ट्यूब में। शाबाश। तो बी वाले टेस्ट ट्यूब में हमने लिख दिया अंडरग्राउंड वाटर। वेरी गुड। जब तक मैं बी वाले टेस्ट ट्यूब का अंडरग्राउंड वाटर लिख रहा हूँ, क्या आप श्रीन मुझे पढ़ के बता सकते हो कि सी वाले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड किया? Calcium sulfate with फिर से पढ़ो, distilled सी वाले टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड किया? calcium sulfate. हाँ, सी वाले टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल Distilled वाटर water. ही लिया, डिस्टिल वाटर ही लिया, लेकिन थोड़ा सा कौन सा सॉल्ट हमने इसमें मिला दिया? Calcium sulfate. कैल्शियम सल्फेट मिला दिया। जोर से बोलिए, क्या मिला दिया? ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर और साथ में प्लस करके क्या लिख देंगे? कैल्शियम Calcium सल्फेट। sulfate. अब पार्थ बाबू आप खड़े हो जाओ ताकि माइक आप तक पहुंच पाए। चलिए, अब आपको मुझे बताना है पार्थ जी कि तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड किया? तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड किया सोप, है ना पार्थ? क्या ऐड किया बोलिए? सोप। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि किस केस में जो लैदर है, जो झाग है, जो फोम है, जो बबल है, वो सबसे ज्यादा बनेगा, उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी। अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर आप कह रहे हो, ठीक है, कोई नहीं, आपने अच्छा ट्राई किया। और कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? जल्दी से यशस माइक ले लो। यशस का कहना क्या है? ए बी सी में से ए होगा। ठीक है यशस, अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि अगर मैं हाँ कोई बात नहीं, अगर मैं बात करूं ए की, डिस्टिल वाटर, ये हार्ड वाटर होता है कि सॉफ्ट वाटर? सॉफ्ट वाटर। और सॉफ्ट वाटर में सोप इफेक्टिव है कि नहीं? इफेक्टिव है, इफेक्टिव है। झाग लेदर फोम बनाता है कि नहीं? बनाता है। और उसकी लेंथ काफी क्या होगी? लंबी होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है? अंडरग्राउंड वाटर आमतौर पर कैसा वाटर होता है? हार्ड वाटर, है ना? हार्ड वाटर ही होता है जनरली। उसमें आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट या आयंस मिलेंगे। कैल्शियम क्लोराइड मिल सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड मिल सकता है, कैल्शियम सल्फेट मिल सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट मिल सकता है। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? हार्ड वाटर। अगर हार्ड नहीं भी कहेंगे तो सॉफ्ट तो नहीं ही बोल सकते हैं। मान लो हार्ड नहीं भी है, सॉफ्ट तो नहीं बोलोगे ना, मिनरल्स तो उसमें होंगे ना, आयंस तो उसमें होंगे ना। चलो, अब अगर डिस्टिल वाटर सिर्फ लेते तो ये तो सॉफ्ट वाटर था, उसमें तो कोई मिनरल नहीं होता, कोई आयन नहीं होता, है ना? वो तो फ्री फ्रॉम एवरीथिंग होता है। वो कैसा वाटर होता है? सॉफ्ट वाटर। लेकिन कैल्शियम सल्फेट किस तरह का हार्डनेस कॉज कर सकता है? परमानेंट हार्डनेस। कैल्शियम सल्फेट का Ca2+ सोप के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है? स्कम सोल्यूबल होता है कि इनसोल्यूबल? इनसोल्यूबल। और कपड़ों में क्या कर जाता है? स्टिक कर जाता है। तो ये डिस्टिल्ड वाटर के साथ जैसे ही तुम कैल्शियम सल्फेट मिला दोगे, विच इज कॉजिंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो टेस्ट ट्यूब सी में विशाल जी वाटर हार्ड है कि सॉफ्ट? हार्ड। तो कौन से दो केसेस में विशाल जो लेदर बनेगा वो कम बनेगा? बी और सी। कौन से केस में ज्यादा बनेगा? ए। तो इसमें सही उत्तर क्या लिखोगे? ए। सबको समझ में आ गया? चलिए, अगर हम डिटर्जेंट डालते तो क्या तीनों में लेदर बनता? हेलो बताओ, लेदर बनता? हाँ, ठीक है, पर उसमें भी ज्यादा किस में ही बनता? ए में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके सामने ये रहा। यहां पर आपको पूछा है, देखो इस तरह का केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दिया है। जब भी आपको साइंस में, एसएसटी में केस बेस्ड क्वेश्चन दे, मैथ्स में भी केस बेस्ड क्वेश्चन अक्षय दे, तो पैराग्राफ पढ़ने में टाइम वेस्ट करना नहीं है। सीधा आप क्वेश्चंस पे आ जाओ। इंग्लिश और हिंदी में आप पैराग्राफ पढ़ सकते हो, संस्कृत में समझ में कुछ नहीं आएगा बट पढ़ लेना, ठीक है? यहां पर तो आप सीधा क्वेश्चन पे जा सकते हो। कौन मुझे बोलेगा केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सोप और नोटबुक में लिखना है? यशस बताओ, बाकी का अक्षय रेडी रखो आंसर। हाँ जी, सोप्स कंसिस्ट ऑफ। सोप का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या लिख सकते हैं? सब लोग नोट कीजिए, बोलिए। एक उसका आयोनिक एंड होता है और एक उसका हाइड्रोफोबिक एंड होता है। ठीक है, पर सोप का बेसिक डेफिनेशन क्या है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे क्या भी कह सकते हैं? फैटी एसिड। चलिए मिलकर डिक्टेट कीजिए। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं? फैटी एसिड। हाँ, अब आप सही कह रहे हो यशस बाबू
कि इसका एक छोटा एंड होगा जिसको हेड कहेंगे, जो कि आयोनिक एंड होगा, जो कि हाइड्रोफिलिक होगा, जो पानी में सोल्यूबल होगा, डॉट वाली इसमें सोल्यूबल नहीं होगा। एक लंबा एंड होगा जो कि हाइड्रोकार्बन एंड होगा, जो कि हाइड्रोफोबिक होगा, जो वाटर को रिपेल करेगा, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा, जो डॉट में सोल्यूबल होगा, जो मिसल के पार्ट का वो पार्ट है जो कि किसको ट्रैप करता है, डर्ट को, है ना। इसके ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, फैटी एसिड। हो गया, बहुत खूब। चलिए बी पार्ट का आंसर अक्षय द्विवेदी बाबू, क्या आप ट्राई कर सकते हो? ट्राई करो। डिटर्जेंट का केमिकल कॉम्पोजिशन सर पार्ट तो हम कर सकते हैं, सोडियम सॉल्ट बोलते हैं, बोलिए। सोडियम सॉल्ट सर सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड हाँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ, बोलिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड हाँ, थोड़ा सा धीरे बोलो, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। हाँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हो, सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हो। और कुछ किसी को पता है, हैंड रेस करो ताकि आप तक माइक आ पाए। और कोई तरह का डेफिनेशन डिटर्जेंट का अदर देन सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बोलिए, सोचिए सोचिए। क्या हम ये भी कह सकते हैं अमोनियम सॉल्ट, है ना? हाँ बोलिए ना, खड़े होइए ना, कौन बोल रहा है, बोलो ना भाई माइक में, है ना, आने का फायदा। Ammonium salt of chloride. सब इसमें झोंक दो, बोलिए Ammonium salt of having- chloride. बोलिए ना, Chloride. अमोनियम सॉल्ट हैविंग, Chloride and bromide ion. हाँ, हैविंग क्लोराइड और ब्रोमाइड Bromide ion. आयन। ठीक है, अब नंदिनी पूरा डेफिनेशन पढ़ो सबके लिए, आ जाओ। Sodium salt of long chain benzene sulfonic acid. Ammonium salt और अमोनियम सॉल्ट कंटेनिंग क्लोराइड और ब्रोमाइड bromide आयन। ions. ठीक है, अगला पार्ट कौन बताएगा? रेडी? चलिए अगला पार्ट बताने के लिए कौन तैयार है? आप बताओगे? ठीक है, आप डी पार्ट बताना, उसको थर्ड पार्ट बताने दो। हाँ जी, क्या एडवांटेज होता है डिटर्जेंट का? यश यश, जो सोप का नहीं होता उसमें बोलो डिटर्जेंट का बेनिफिट। ठीक है, डिटर्जेंट का बेनिफिट, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी लेदर फॉर्म कर सकता है। हाँ, इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में भी डिटर्जेंट क्या बना सकता है यशश? लेदर। लेकिन सोप तो हार्ड वाटर में इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं भाविक कि डिटर्जेंट का क्लेंजिंग एक्शन सोप के क्लेंजिंग एक्शन से स्ट्रॉन्गर है? स्ट्रॉन्गर है, हाँ कह सकते हैं। डिटर्जेंट का डिसएडवांटेज अथर्व बाबू बताइए, क्या डिसएडवांटेज आपके हिसाब से होगा? कुछ डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं अथर्व, तो अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले डिटर्जेंट कहां पर पहुंच गए? वाटर बॉडीज में पहुंच गए, है ना, तो ये वाटर बॉडी में रहने वाले किसको हार्म करेंगे? बोलो, एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ को, है ना। इट विल कॉज प्रॉब्लम टू एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ को ये क्या करेंगे अथर्व जी? हार्म करने वाले हैं। और कुछ ऐसे भी डिटर्जेंट्स होते हैं जो आपके स्किन को भी इरिटेट कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, स्किन का भी इरिटेशन करेंगे। और इसी के साथ आज की बेहतरीन क्लास हुई खत्म। आई होप आपने काफी कुछ सीखा कि नहीं? चलिए तो अब हम खत्म करते हैं।